नेक्स्ट अभिक्रिया है मेरे पास अमोनिया से क्रिया। तो बेटा अगर मैं इसको चेक करूंगा अमोनिया से क्रिया को, तो फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH। अगर मैं इसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराता हूँ, अमोनिया का फॉर्मूला NH3। रिएक्शन का तरीका आसान है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, मैं थोड़ा सा और सही बना देता हूँ इसको, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो जैसे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऐसी सिचुएशन पर जो ऑक्सीजन था वो फ्री हो गया, और फ्री हुआ ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन से। अगर फ्री हुआ ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, पहला कंपाउंड बनाकर तैयार करेगा H2O। अभी मैं चेक करता हूँ, अगर H2O बन जाता है, इसके बाद बचता क्या क्या है? इसके बाद बचता है C6H5, और मेरे पास C6H5 के बाद H, अगर मैं चेक करूं तो N और 2 H और बचते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं NH2। इसको बेटा ऐसे भी लिखा जा सकता है, C6H5 को बेंजीन पर लिखा जा सकता है और ऊपर लिखा जा सकता है NH2। इसका बेटा एक विशेष नाम भी है एनिलीन। हाँ, इसे एनिलीन के नाम से जानते हैं, इसका एक और नाम है। अभी ध्यान देंगे हम लोग सबसे पहली बात कि एमिनो ग्रुप लगा हुआ है और बेंजीन के फॉर्मूले पर लगा है, तो इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, एमिनो बेंजीन। तो ये वो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसमें से ऑक्सीजन फ्री होगा, और वो फ्री हुआ ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके बना लेगा जल। इसके बाद मेरे पास जो बचता है, तो C6H5 मैंने लिख रखा है, मेरे पास N बचता है। अगर आप ध्यान दें तो हमारे 2 H केवल अलग हुए थे, तो एक H यहाँ पर बचा और एक H ये वाला बचा, NH2 बन गया। बेंजीन रिंग पर लगा हुआ NH2 रिप्रेजेंट करता है एनिलीन को, और एनिलीन को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है एमिनो बेंजीन। इसके बाद एक और रासायनिक अभिक्रिया आती है जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बने बॉन्ड को ही तोड़ने पर प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट रिएक्शन में लिखेंगे हम लोग P2S5 से क्रिया। बेटा P2S5 से अभिक्रिया करवाएंगे, वो भी आसान है। सबसे पहले फिनॉल का फॉर्मूला, फिनॉल का फॉर्मूला C6H5OH। अभिक्रिया होनी है P2S5 से। बेटा रिएक्शन कराएंगे, बड़ा आसान सा है। फिर मैं वही कहूँगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन हुआ फ्री। अब ऑक्सीजन फ्री हुआ तो उसने किया क्या? ऑक्सीजन गया, उसने सल्फर को उसके स्थान से हटा दिया। अभी सोचने वाली बात है, ऑक्सीजन अगर सल्फर को हटाता है तो हमारे पास 5 सल्फर को हटाने के लिए 5 ऑक्सीजन एटम भी होने चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इस पे पूरे पे 5 का मल्टीप्लाई करा देते हैं कि अगर एक ऑक्सीजन एक सल्फर को हटा सकता है तो फिर 5 ऑक्सीजन होने चाहिए जो फिर 5 सल्फर को उसके स्थान से हटा सके। और जैसे मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो सबसे पहले, क्योंकि सल्फर को हटा दिया गया है, ऑक्सीजन सल्फर की जगह पर आ जाएगा, तो पहला कंपाउंड बनेगा P2O5। अभी ध्यान रखने वाली बात है, अगर 5 ऑक्सीजन ने 5 सल्फर को हटाया है, वहां 5 सल्फर भी फ्री हुआ है और वो 5 सल्फर इस ऑक्सीजन की जगह पर आ जाएगा। तो बेटा बन जाएगा 5C6H5SH। इसको बेटा थायोफिनॉल बोलते हैं, थायोफिनॉल। सल्फर का क्योंकि नाम भी थायोल है, सल्फर का पुराना नाम थायोल है, तो उस नाम पर भी हम इसको पढ़ लेते हैं थायोफिनॉल। तो इस प्रकार से बेटा वो रासायनिक अभिक्रियाएं भी कंप्लीट हो गई जिनमें से बॉन्ड किसके किसके बीच का टूटता था? C और O के बीच का बॉन्ड टूटता था। अब हमें तीसरे प्रकार की अभिक्रियाओं को पढ़ना है जिनमें केवल बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो वो केवल इस भाग का ब्रेक होगा, कार्बनिक भाग का ब्रेक होगा। और कार्बनिक भाग का बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा या किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, इसको चेक करेंगे एक क्रियाविधि के द्वारा। इसको क्रियाविधि को कैसे पहचानते हैं उसको पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बेसिस पर रिएक्शन होगी। तो बेटा इसको समझने के लिए कि बेंजीन रिंग पर रिएक्शन कैसे होगी, हमें सबसे पहले फिनॉल के फॉर्मूले को बना लेना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं चेक करूंगा तो इस बात को कि फिनॉल के फॉर्मूले पर अगर मैं देखूंगा, ऑक्सीजन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी रहते हैं 6 में से एक इलेक्ट्रॉन ने तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, इलेक्ट्रॉन बचे 5। उनमें से एक इलेक्ट्रॉन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, इलेक्ट्रॉन बचे 4।
और उन 4 इलेक्ट्रॉनों को मैंने लोन पेयर के फॉर्म में रख दिया है। लोन पेयर क्या है? लोन पेयर होता है किसी एटम में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉनों के जोड़े जो बॉन्ड बनाने में कोई हिस्सा नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब मैं चेक करता हूं कि जब ये बॉन्ड रोटेट होता है तो ये लोन पेयर उस बॉन्ड को किस प्रकार से रोटेट करता है और बेंजीन रिंग के किन किन स्थानों पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है। तो मैं चेक करूंगा कैसे। सबसे पहले लोन पेयर क्योंकि है, ये भी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, ये भी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, दोनों पर सेम चार्ज होगा और सेम चार्ज के कारण ये एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा इलेक्ट्रॉनों के दूसरे जोड़े को क्या कर देगा? प्रतिकर्षित। और बेटा जैसे ही प्रतिकर्षित करेगा तो ये लोन पेयर उठकर आ जाएगा इस कार्बन पर। बेटा लोन पेयर उठकर कार्बन पर आएगा तो उसका सबसे बड़ा काम यह है कि जैसे ही लोन पेयर कार्बन पर आया वो कार्बन परमाणु कौन सा बॉन्ड यहां पर बना लेगा? डबल बॉन्ड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जैसे ही कार्बन की ओर ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन के उस जोड़े ने डबल बॉन्ड बना लिया। लेकिन डबल बॉन्ड बनेगा तो ऐसी सिचुएशन पर तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, क्योंकि जब ये डबल बॉन्ड नहीं था उस समय कार्बन के पास 4 बॉन्ड थे। मैं इस जगह गिन भी सकता हूं। कैसे? एक बॉन्ड ऊपर की ओर, एक बॉन्ड यहां, दूसरा, तीसरा और चौथा। लेकिन जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर ने 5 बॉन्ड बना लिए उस समय जरूरी रहता है कि कार्बन अपने बाकी बचे हुए शेष बॉन्ड में से एक बॉन्ड को क्या कर दे? ब्रेक कर दे। तो ब्रेक कौन सा बॉन्ड हो सकता है? आप सभी जानते हो, डबल बॉन्ड। तो उसने किया क्या? अपने इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके जो 2 इलेक्ट्रॉन मिले उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हुए आर्थो पोजीशन पर पहुंचा दिए। अब आर्थो पोजीशन पे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या है? ये मूवमेंट करते हैं, अपनी स्थिति को चेंज करते हैं। तो ये अल्फा ये इलेक्ट्रॉन जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है आर्थो पोजीशन पे, ये भी क्या करेंगे? ये ऐसी सिचुएशन पर अपने कार्बन में अपने इलेक्ट्रॉनों को नेक्स्ट कार्बन की ओर बॉन्ड देंगे। और जैसे बेटा अपने इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन की ओर बॉन्ड देने की कोशिश करेंगे, यहां पर एक बॉन्ड डेवलप करेंगे। बेटा सोचो, अगर यहां पर एक बॉन्ड डेवलप हो गया, इस जगह पर डेवलप हुए बॉन्ड को मैंने यहां दिखाया है। अभी सोचने वाली बात है, अगर यहां पर एक और बॉन्ड डेवलप हो गया, इन इलेक्ट्रॉनों के जोड़े ने इस बॉन्ड को यहां पर एक बॉन्ड क्रिएट किया, तो बेटा आप चेक करोगे यहां पर बॉन्ड की संख्या 5 हो जाएगी। क्योंकि आप कैसे बॉन्ड की संख्या 5 हुई? क्योंकि यहां की कार्बन पर एक हाइड्रोजन तो जुड़ा ही होगा। चेक करेंगे, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, यहां से तीसरा बॉन्ड, चौथा और 5वां बॉन्ड। तो बेटा उस 5वें बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इसने किया क्या? इसने अपने इस नीचे वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को आगे की ओर ट्रांसफर किया कि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन ना हो पाए या 5 बॉन्ड ना हो पाए, हम अपने इलेक्ट्रॉनों को आगे की ओर ट्रांसफर कर देते हैं। तो बेटा ये यहां पे इलेक्ट्रॉनों को जब ट्रांसफर किया, ये बॉन्ड तो डेवलप हो गया, लेकिन ये जो बॉन्ड था, बॉन्ड 5 होने के कारण इस बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉनों को नेक्स्ट जगह पर ट्रांसफर कर दिया, इस जगह पर ट्रांसफर कर दिया। और जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉनों को आगे की ओर ट्रांसफर किया, ये बॉन्ड समाप्त हो गया। मैंने देखो यहां बॉन्ड नहीं बनाया है, तो इस जगह इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ गई। अभी मैं सोचूंगा क्या और भी बॉन्ड डिस्प्लेस होगा? तो बॉन्ड तो लगातार रोटेट होता है, तो रोटेशन में अगले इलेक्ट्रॉन कहां जाने वाले हैं? ये इलेक्ट्रॉन बेटा आगे की ओर जाएंगे और यहां आके अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे इस जगह। सोचो, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुए थे, इस कार्बन के बॉन्ड 4 थे, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे यहां एक और बॉन्ड डेवलप होगा। अगर एक और बॉन्ड डेवलप होगा तो बेटा यहां कार्बन परमाणु में बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी? फिर से 5। और उस 5 को करने के लिए, क्योंकि ये तो बॉन्ड डेवलप हुआ है, मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूंगा। बेटा देखो अगली जगह पे इस बॉन्ड को क्या कर दिया गया? ब्रेक कर दिया गया है, और ये नया वाला बॉन्ड यहां पर सम्मिलित कर लिया गया है। मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि मैंने इसको समझाने के लिए केवल बताया था कि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से यहां एक बॉन्ड बनकर तैयार होगा। क्योंकि यहां बॉन्ड बनकर तैयार होगा, कार्बन के बॉन्ड 5 हो जाएंगे, और उस 5 बॉन्ड में से फिर से 4 करने के लिए कार्बन अपने इन इलेक्ट्रॉनों को इस बॉन्ड को आगे की ओर क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। जैसे ही यहां से बॉन्ड आगे की ओर ट्रांसफर होगा, ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा। मैंने देखो यहां बॉन्ड नहीं बताया है, और इन इलेक्ट्रॉनों से इस लाइन पर एक बॉन्ड और डेवलप हो जाएगा। अब आगे की ओर चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो इस पोजीशन पर बढ़ गई है, वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैं यहां बना देता हूं। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऐसे कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो इस पोजीशन पे बढ़ गई है, बॉन्ड तो फिर से रोटेट होगा। और बेटा बॉन्ड जब फिर से रोटेट होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को यहां ट्रांसफर करेगा इस बॉन्ड के ऊपर। जैसे ही इस कोने से कार्बन से इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को ट्रांसफर करता है, इन इलेक्ट्रॉनों के थ्रू एक यहां बॉन्ड बन जाएगा। फिर से प्रॉब्लम, आबंधों की संख्या कितनी हो गई? 5, और हमें उसे कितना करना है? 4।
तो होगा क्या, हम इस वाले बॉन्ड को जो हमने शुरुआत में बनाया था, इस बॉन्ड को ब्रेक करके अपने इलेक्ट्रॉनों को फिर किसके पास पहुंचा देंगे, ऑक्सीजन के पास। तो बेटा उसने देखो किया भी है, अपने यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को किसके पास पहुंचा दिया, ऑक्सीजन के पास। लेकिन सोचने वाली बात है बेटा, ऐसी सिचुएशन पे जब बॉन्ड को ऊपर की ओर पहुंचा दिया गया बेटा, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और फिर से कौन से बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो इस प्रकार से अगर मैं देखूं पूरे फॉर्मूले को, तो मैं क्या देखता हूं, फिनॉल के फॉर्मूले में एक ये पोजीशन है जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी है, इसके बाद फिनॉल के फॉर्मूले में एक ये पोजीशन है जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी है, और उसी प्रकार फिनॉल के फॉर्मूले में एक ये पोजीशन है जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। मतलब अगर मैं चेक करता हूं आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है, मैं चेक करता हूं पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है, और अगर मैं चेक करूं तो ये पोजीशन भी आर्थो पोजीशन है, आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है। इसका आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि बेंजीन की अगर कभी रिंग पर स्ट्रक्चर पर रिएक्शन होगी तो बेटा स्ट्रक्चर पर चेंज तब आएगा जब कोई ग्रुप या एटम या तो आर्थो पोजीशन पर चिपक जाएगा, और या कोई ग्रुप या एटम कौन सी पोजीशन पर चिपक जाएगा, पैरा पोजीशन पर। फिनॉल के फॉर्मूले पे कभी भी रिएक्शन मेटा पोजीशन पर होने वाली नहीं है। पूछेगा मेटा पोजीशन पर रिएक्शन क्यों नहीं होती, तो हम उसको बताएंगे कि जब भी बेंजीन ने के स्ट्रक्चर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हुए बॉन्ड को रोटेट कराया, मुझे देखने को यह मिला कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व केवल दो पोजीशन पर बढ़ा है, या तो आर्थो पोजीशन पर बढ़ा है और या फिर पैरा। अभी कहेगा सर जी आपने इस कॉर्नर पर इलेक्ट्रॉन बना दे तो आर्थो हो गया, यहां पर पैरा हो गया, ये पोजीशन कौन सी है बेटा, भाई चेक करो, ये मेन पोजीशन हो गई, ये आर्थो हो गया, उस हिसाब से मेन के साइड में कौन सा हो गया, आर्थो। तो अगर कभी ऐसा आता है कि फिनॉल कौन कौन से स्थानों पर रिएक्शन कर सकता है, या तो आर्थो पर कर सकता है या तो पैरा पर कर सकता है, मेटा पर रिएक्शन नहीं कर सकता। जिन जिन स्थानों पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी केवल उन्हीं स्थानों पर रिएक्शन होगी, और जिन स्थानों पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई नहीं है उन स्थानों पर अभिक्रिया होने वाली नहीं। तो इसको जल्दी से नोट करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं रिएक्शंस को। बेटा अगर कभी आ जाता है कि फिनॉल का सल्फोनीकरण कराइए, बिल्कुल आसान है फिनॉल का सल्फोनीकरण। देखो फिनॉल का फॉर्मूला, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, और सल्फोनीकरण के लिए हमें अभिक्रिया करवानी है किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से, और उपस्थित भी किसकी रहनी चाहिए, सल्फ्यूरिक अम्ल। दोबारा से मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं, इसको कैसे, जब भी सल्फोनीकरण कहे सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करवानी है, नाइट्रीकरण कहे नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करवानी है। तो बिल्कुल अगर मैं उस बात पर चलता हूं तो अगर सल्फोनीकरण कहता है तो मैं सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करवा देता हूं, और आप सभी जानते हो सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करवाई तो जाए, लेकिन ऐसी सिचुएशन पर बेंजीन में केवल या तो आर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन एक्टिव होता है और या पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन एक्टिव होता है। मैंने पहले ही बताया था कि बेंजीन में फिनॉल की उपस्थिति के कारण आर्थो और पैरा पोजीशन ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। मतलब या तो आर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन एक्टिव है या तो पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन एक्टिव है। एक एक को चेक करते हैं, कैसे। अगर आर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन एक्टिव है तो ये हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेके अलग हो जाएगा और बना डालेगा H2O। अगर आर्थो का हाइड्रोजन एक्टिव है तो ये हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेके बनाएगा जल। और बेटा अगर मैं चेक करूं ऐसी सिचुएशन पर क्या बच रहा है, तो मेरे पास बचने वाला है एक तो फिनॉल, और बेटा मैं चेक करूं तो ये हाइड्रोजन क्योंकि निकल गया है, जल बना लिया है, इस हाइड्रोजन की जगह क्या हो गई है, खाली। अब खाली जगह पर किसको जोड़ा जाए, एक H और 3 O। तो इसको ऐसे भी कर सकते HSO3। लेकिन कभी ये भी तो हो सकता है कि पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन एक्टिव हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो हाइड्रोजन आर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर बढ़ती थी। तो अगर पैरा पोजीशन का हो गया हाइड्रोजन एक्टिव तो उस समय रिएक्शन में कंपाउंड कौन सा बनेगा, इस चीज को चेक करते हैं। सोचने वाली बात है बेटा। अगर ये हाइड्रोजन एक्टिव है तो ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को लेके क्या बनाएगा, जल। अच्छा ये बताओ इस हाइड्रोजन की जगह खाली हो जाएगी कि नहीं खाली हो जाएगी, और जैसे ही खाली हो जाएगी तो बचेगा कौन कौन, एक H,
एस और O3। इस प्रकार से अगर मैं बेंजीन का या फिनॉल का सल्फोनीकरण कराता हूं तो मुझे दो प्रकार के कंपाउंड मिलते हैं। पहला, इसको पढ़ेंगे आर्थोफिनॉल सल्फोनिक अम्ल, और इसको नाम क्या पढ़ेंगे, पैराफिनॉल सल्फोनिक अम्ल। अब कहोगे सर जी एक रिएक्शन में ये दो दो चीज, तो बेटा ये दोनों कंपाउंड बनेंगे, कुछ परसेंटेज में ये कंपाउंड बनेगा और कुछ परसेंटेज में ये कंपाउंड बन के तैयार होगा। तो इसको फिर से ध्यान रखना है, मैंने सल्फोनीकरण कराया तो मैंने इस जगह पर हाइड्रोजन को नहीं शो किया, क्योंकि ये हाइड्रोजन एक्टिव रहने वाला नहीं है। एक्टिव केवल दो पोजीशन के हाइड्रोजन हो सकते हैं, या तो आर्थो पोजीशन के और या तो पैरा पोजीशन। इसमें से एक और मैं नाम लिखूंगा इन दोनों, पहले तो नाम लिख देंगे, इसका नाम है आर्थो फिनॉल सल्फोनिक अम्ल, और बेटा इसका नाम क्या रखेंगे, पैरा फिनॉल सल्फोनिक अम्ल। लेकिन बेटा ऐसी सिचुएशन पे जब मैंने अभिक्रिया करवाई होगी मुझे पात्र में दोनों मिले होंगे, आर्थो फिनॉल सल्फोनिक अम्ल भी मिला, पैराफिनॉल सल्फोनिक अम्ल भी मिला। लेकिन इसमें से एक और रिएक्शन का अच्छा चीज है, तो मैं इसको अच्छी रिएक्शन में क्या है कि मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं। क्या दिखाऊंगा कि यदि आर्थो फिनॉल सल्फोनिक अम्ल को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर दिया जाए, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर दिया जाए या गर्म किया जाए, तो पैराफिनॉल सल्फोनिक अम्ल बनता है, सल्फोनिक अम्ल बनता है। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। देखो बेटा, इसको मैंने सल्फोनीकरण कराया जैसे फिनॉल का, मुझे दो प्रकार के कंपाउंड मिले, एक आर्थोफिनॉल सल्फोनिक अम्ल, एक पैराफिनॉल सल्फोनिक अम्ल। तो उसमें भी बताता है अगर मैंने इसी रिएक्शन का टेम्परेचर कितना कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया या इससे ज्यादा किया, तो जो हमारा अल्फा फिनॉल आर्थोफिनॉल सल्फोनिक अम्ल बना भी था वो काहे में चेंज हो जाएगा, पैराफिनॉल सल्फोनिक अम्ल में। इस बात को ध्यान रखिएगा, आप एक तो रिएक्शन करवा डालोगे, इसके बाद इस बात को भी ध्यान रखोगे कि अगर मैंने इस रिएक्शन का टेम्परेचर, वैसे तो रिएक्शन 20 डिग्री सेल्सियस के अबाउट होती है, लेकिन अगर मैंने इस रिएक्शन का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कितना कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस, तो जो हमारा आर्थोफिनॉल सल्फोनिक अम्ल बन भी रहा था वो आर्थो पोजीशन छोड़कर कौन सी पोजीशन पर आ जाएगा, पैरा पोजीशन पर आ जाएगा और बनेगा पैराफिनॉल सल्फोनिक अम्ल। अभी ये तो हो गया सल्फोनीकरण। अभी बेटा एक रिएक्शन और देखेंगे, चेक करेंगे नाइट्रीकरण को। अच्छा बेटा, सल्फोनीकरण का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन, तो नाइट्रीकरण का मतलब है नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। तो बेटा नाइट्रीकरण कैसे करवाएंगे, फिनॉल ले लिया और नाइट्रीकरण कराने के लिए हमें अभिक्रिया करानी है HNO। बेटा ध्यान देने वाली बात है, फिर से मैं बताऊंगा, फिनॉल के कौन कौन से साइट एक्टिव है, एक आर्थो का हाइड्रोजन एक्टिव है और एक पैरा का हाइड्रोजन एक्टिव है। अब इस रिएक्शन में दो अभिक्रियाएं अलग अलग, अगर मैं यहां HNO3 रखता हूं तीर के निशान के ऊपर भी उत्प्रेरक के रूप में, तो दूसरे कंपाउंड बनेंगे। अगर मैं इसी तीर के निशान के ऊपर सल्फ्यूरिक अम्ल को रख दूंगा तो अभिक्रिया दूसरे प्रकार से होगी। तो पहले नाइट्रिक अम्ल को तीर के निशान के ऊपर रखते हैं और फिर एक बार सल्फ्यूरिक अम्ल को रखते हैं। पहले नाइट्रिक अम्ल से क्या होगी, अगर बेटा फिनॉल का आर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन एक्टिव हो गया तो ये हाइड्रोजन एक H को लेगा और O को लेगा और सबसे पहला कंपाउंड क्या बनाएगा, जल। अब देखो सोचने वाली बात क्या है, क्योंकि ये हाइड्रोजन एक्टिव है, इसकी जगह खाली हो गई, हम इसमें से बचे हुए NO2 ग्रुप को आर्थो पोजीशन पे लगा देंगे, इसका नाम क्या होगा, आर्थोनाइट्रोफिनॉल। लेकिन बेटा कभी कभी प्रॉब्लम ऐसी भी है कि केवल आर्थो पोजीशन का ही हाइड्रोजन नहीं, पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन अगर एक्टिव हो गया तो ऐसी सिचुएशन पर अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ बनेगा, पहले तो फिनॉल। सोचो अगर ये हाइड्रोजन एक्टिव हो गया तो ये हाइड्रोजन मिलके H2 हुआ, एक O को लेके अलग हो जाएंगे और बनाएंगे H2O। सोचो इस पैरा की जगह भी खाली हो गई,
यहां पर बचा क्या होगा, NO2, NO2 का निर्माण हो गया। अब ऐसी सिचुएशन पे पूछेगा इसका नाम क्या है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, और इसका नाम क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल। लेकिन मैंने बताया यह अभिक्रिया अगर मैं उत्प्रेरक को चेंज कर दूं, उत्प्रेरक को कैसे चेंज कर दें, अगर मैं इसी HNO3 की जगह पर H2SO4 रख दूं, बेटा रिएक्शन चेंज हो जाएगी। अब बेटा बात आती है सर रिएक्शन कैसे चेंज होगी, तो बेटा रिएक्शन रहेगी HNO3 से ही, बस उत्प्रेरक H2SO4 जैसे ही डाला जाता है, H2SO4 बेंजीन रिंग में उपस्थित समस्त आर्थो और समस्त पैरा पोजीशन को एक्टिव कर देता है एक साथ। इसको भी एक्टिव कर दिया, एक साथ इसको भी एक्टिव किया, एक साथ इसको भी एक्टिव कर दिया। मतलब अभी क्या हो रहा था, या तो आर्थो पोजीशन एक्टिव हो रहा था या तो पैरा पोजीशन एक्टिव हो रहा था। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तीनों पोजीशन एक साथ एक्टिव हो गई। अब सल्फ्यूरिक अम्ल में अगर तीनों पोजीशन एक साथ एक्टिव हो गई, मतलब ये भी H अभिक्रिया करेगा एक साथ, ये भी H करेगा और ये भी H करेगा। सोचो एक H की अभिक्रिया के लिए आप एक HNO3 को रखते थे, अब एक साथ तीनों H रिएक्शन करेंगे तो अभिक्रिया में क्या रहेगा, 3H। एक नॉर्मल सी बात है, सोचो एक H और O से अभिक्रिया करके कितना H2O बनाता था, एक H2O। 3H अगर अभिक्रिया करेंगे तो कितना बनाएंगे, 3H2। एक और समझने वाली बात है बेटा, अभी एक H अभिक्रिया करता था तो एक जगह NO2 लगाते थे, अब इस बार तीनों जगह का H अभिक्रिया कर रहा है तो NO2 भी कितनी जगह लगेगा, 3 जगह NO2 लगेगा। तो OH बेटा फर्स्ट NO2, क्या यहां NO2 लग जाना चाहिए, नहीं, ये एक्टिव भी तो नहीं हुआ था, तो हमने दूसरा NO2 लिया, लगाया पैरा पोजीशन पर, और बेटा तीसरा NO2 लगाया फिर से आर्थो पोजीशन पर। और लेकिन इसका बाद जब अगर 3 NO2 लगा, इसका मतलब HNO3 के कितने मॉलिक्यूल लिए गए हैं, 3। तो दोनों में डिफरेंस क्या है अगर रिएक्शन को चेक करें, नाइट्रिक अम्ल जब उत्प्रेरक के रूप में रहता है वो एक एक पोजीशन को एक्टिव करता है, एक बार आर्थो को और एक बार पैरा को। लेकिन जब सल्फ्यूरिक अम्ल उसी की जगह पर होता है वो तीनों साइड्स को, आर्थो और पैरा को एक साथ एक्टिव कर देता है, इसलिए रिएक्शन भी ज्यादा मात्रा में होती है। और इस प्रकार से जो ये बना हुआ पदार्थ है इसको हम पिक्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं, पिक्रिक अम्ल। या बेटा इसका एक और नाम है, चेक करो, एक बार नाइट्रो, दूसरी बार नाइट्रो, तीसरी बार नाइट्रो, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल की स्पेलिंग PHENOL, इसको TNP भी कहते हैं। और बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, ये प्रबल विस्फोटक पदार्थ है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे उस समय। बेटा इस बात को समझ गए ना कि HNO3 पर रिएक्शन कैसे होनी है। नाइट्रिक अम्ल जब उत्प्रेरक के रूप में रहता है एक एक साइड को एक्टिव करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक साथ तीनों साइड को एक्टिव कर देता है और रिएक्शन 3 मोल से करा दी जाती है। इसको जल्दी से नोट करते हैं। अगला आता है हैलोजनीकरण। अच्छा, जैसे नाइट्रिकरण का मतलब नाइट्रिक अम्ल से, सल्फोनीकरण का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से, हैलोजनीकरण का मतलब है किसी हैलोजन एलिमेंट से। तो बेटा मैं फिनॉल के अगर हैलोजन एलिमेंट के साथ रिएक्शन करवाऊं तो फिनॉल का फॉर्मूला, और इसके बाद किसी हैलोजन एलिमेंट की अगर रिएक्शन करवाता हूं, जैसे मैं पहले ब्रोमीन की करवा लेता हूं। ब्रोमीन की रिएक्शन सबसे पहले मैं कराऊंगा कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, तकरीबन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। और बेटा क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड है, ये ऐसा उत्प्रेरक है जो या तो आर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन को एक्टिव करता है या फिर पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को एक्टिव करता है। इस बात को ध्यान रखना, या तो हाइड्रोजन को एक्टिव करेगा और या तो पैरा को। तो मैं चेक करूंगा, अगर हाइड्रोजन को एक्टिव करता है तो बेटा ये हाइड्रोजन किससे अभिक्रिया करेगा, ब्रोमीन से, और कंपाउंड क्या बनाएगा, HBr। सोचने वाली बात है बेटा, अगर यहां पर HBr बन रहा है तो OH, और क्योंकि ये हाइड्रोजन की जगह खाली हो गई बेटा, इसको क्या कहेंगे, आर्थो ब्रोमो, और फॉर्मूला काय का था, फिनॉल का। चेक करेंगे अगर बेटा यही CH2 पैरा पोजीशन को एक्टिव कर देता है तो बेटा पैरा पोजीशन को एक्टिव करने पर क्या बनेगा, उसको चेक करते हैं। ये पोजीशन एक्टिव हुई,
ये H गया, उसने एक Br से रिएक्शन की, क्या बनाया HBr, जगह खाली हो गई, जो दूसरा Br बचा इसकी जगह पे लगा दो Br। बेटा इसका नाम क्या रहेगा, पैरा ब्रोमोफिनॉल। अभी चेक करते हैं, अगर मैं इसी रिएक्शन में, रिएक्शन यही रहती, बशर्ते इस रिएक्शन में मैं फिनॉल ले लेता, मैं Br2 से रिएक्शन करवाता और तीर के निशान के ऊपर मैं लिखता ब्रोमीन जल। अब ब्रोमीन जल एक ऐसा उत्प्रेरक है जो दोनों साइड को एक साथ एक्टिव कर देता है, मतलब इस बार आर्थो पोजीशन भी एक्टिव हो गई हैं और पैरा पोजीशन भी एक साथ एक्टिव हो गई हैं। सोचो जब एक एक पोजीशन एक्टिव होती थी तो एक Br2 लेते थे, अब इस बार Br2 कितने लेने हैं, 3। तरीका क्या है, एक H और ये H, तीनों H एक एक Br से रिएक्शन करके पहले क्या बनाएंगे 3H। सोचने वाली बात है बेटा, इसमें 3 Br बचेगे ना, 6 में से 3 चले गए, 3 Br बचे, वो तीनों जगह पर लग जाएंगे जहां जहां स्थान खाली है। Br ब्रोमीन, बेटा इसका नाम चेक करेंगे क्या रहेगा, देखो इसको पढ़ोगे, यहां भी ब्रोमीन, 3 जगह ब्रोमीन, ट्राई ब्रोमो, या ऐसे भी कह सकते हो, ये नंबर 1 कार्बन, दूसरा, चौथा, छठवां, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, और बेटा फॉर्मूला काहे का था, फिनॉल का। तो इसको समझ जाओगे, इसका नाम पढ़ना, ये वाली बात समझ गए, मतलब CH2 रहेगा तो केवल या तो आर्थो पोजीशन को एक्टिव कर पाएगा या फिर पैरा पोजीशन को, लेकिन अगर ब्रोमीन जल रहा तो वो तीनों पोजीशंस को एक साथ क्या कर सकता है, एक्टिव। एक और हैलोजन से रिलेटेड रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि हैलोजनीकरण अभिक्रिया है, अभिक्रिया Cl2 से भी हो सकती है। अगर बेटा हम Cl2 की नॉर्मल रिएक्शन कराएं बिना किसी उत्प्रेरक की पोजीशन में, तो Cl2 भी एक ही काम कर सकता है, या तो आर्थो पोजीशन को एक्टिव कर सकता है या पैरा पोजीशन को एक्टिव कर सकता है, या आर्थो के हाइड्रोजन को एक्टिव करेगा या पोजीशन के। तो जब आर्थो के पोजीशन के हाइड्रोजन को एक्टिव करेगा, H किससे रिएक्शन करेगा, और बेटा उस समय कंपाउंड क्या बनेगा, यहां पर Cl लग जाएगा। लेकिन अभी चेक करते हैं, अगर पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन एक्टिव हुआ तो ये वाला H रिएक्शन करेगा एक Cl से HCl, दूसरा जो Cl बचा उसकी जगह पे लगा देंगे Cl। बेटा नाम जान गए होगे, इसका नाम क्या रहेगा, आर्थोक्लोरोफिनॉल, और इसका नाम क्या रहेगा, पैराक्लोरोफिनॉल। तो बेटा हैलोजन में से इन रिएक्शंस को लिखते हैं, बाकी रासायनिक गुण पढ़ेंगे हम लोग कल। तो बेटा अगर मैं फिनॉल के अगले रासायनिक गुण की बात करता हूं तो फिनॉल का अगला रासायनिक गुण आता है एसिटिलीकरण। बेटा बातें न करो, इसको अंग्रेजी में एसिटाइलेशन भी कहते हैं, और बेटा इसको एक और नाम से जानते हैं, फ्रीज पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास। अब कहोगे सर जी ये पुनर्विन्यास का मतलब क्या है, बेटा पुनर्विन्यास को भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं एसिटाइलेशन, या जिसे हम एसिटिलीकरण के नाम से जानते हैं, ये रिएक्शन होती कैसे है। तो बेटा इसकी रिएक्शन हम कराएंगे सबसे पहले फिनॉल पर। आप सभी को पता है फिनॉल का फॉर्मूला बेंजीन रिंग पर लगा हुआ OH। एसिटाइलेशन के लिए बेटा हम लोग अभिक्रिया के दौरान 2 प्रकार के पदार्थों को यूज में ला सकते हैं, या तो एसिटाइलेशन में आप सबसे पहला केमिकल CH3COCl को यूज में ला सकते हो, और या बेटा मैंने एक और केमिकल कंपाउंड बताया था एसिटिक एनहाइड्राइड, आप उसको यूज में ला सकते हो। तो मैं एसिटाइलेशन को देखता हूं, चेक करता हूं कि एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन के दौरान कैसे होता है। बेटा रिएक्शन करवाएंगे, इसके लिए तीर के निशान के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3, या इसको एनहाइड्रस AlCl3 लिखता है। एनहाइड्रस AlCl3 का मतलब AlCl3 का एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की एक भी अमाउंट ना हो। अच्छा रिएक्शन कैसी हुई बेटा, मैंने रिएक्शन को चेक किया तो बेटा H ने अभिक्रिया किससे की, Cl के साथ,
बेटा अगर HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, सबसे पहला कंपाउंड बनेगा HCl। मुझे कायदे से HCl को आगे लिखना चाहिए, लेकिन मैंने तीर के निशान के नीचे लिख रखा है इसको माइनस सिंबल के साथ। अभी बेटा इसको और सॉल्व करेंगे। बेटा अगर आप चेक करोगे तो आपके पास बेंजीन बचा, उस पर O बचा। अभी एक और चीज को चेक करते हैं बेटा, O तो यहां बचा है, यहां क्या बचा है? CH3 C और डबल O इसलिए भी बेटा, एक तो CH3CO यहां है, एक फिनाल का O है, तो CH3COO। अगर मैं इसका नाम पढ़ूं तो बेटा इसका नाम मतलब देखना है सर, इस बेंजीन के फॉर्मूले का एक नाम है फेनिल, और बेटा CH3COO एसीटिक अम्ल से टूटा हुआ भाग है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? एसीटेट। अब बात आती है सर जी इसका नाम ये फ्रीज पुनर्विन्यास क्यों पड़ा? बेटा कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड होता है, वो अपने आप अपने बॉन्ड्स को दोबारा से अरेंजमेंट बनाता है। जिसके पास कुछ बॉन्ड बने हुए, मैंने देखा कि जो हमारा फेनिल एसीटेट है उसमें से ऑक्सीजन ने CH3CO के साथ अपने बॉन्ड को बना रखा है। लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जब बेटा केमिकल कंपाउंड बन जाने के बाद ये केमिकल अपने बॉन्ड को दोबारा से अरेंजमेंट करेगा, कहेगा कि ये जो अरेंजमेंट है ये टिकाऊ नहीं है, हम एक स्टेबल अरेंजमेंट को बनाकर तैयार करते हैं। उस चक्कर में ये अपने बॉन्ड्स को क्या कर देता है? बदलता है। यहां का बॉन्ड वहां पहुंचाता है, उधर वाले बॉन्ड इधर करता है, और एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाकर तैयार करता है। तो जब कोई केमिकल कंपाउंड अपने आप अपने बॉन्ड को अरेंज करना स्टार्ट कर दे, अच्छा बनाना स्टार्ट कर दे, तो क्योंकि बॉन्ड को रीअरेंज किया गया है, दोबारा से अरेंजमेंट किया गया है, हम इसको क्या कहते हैं? पुनर्विन्यास। दोबारा से अपने बॉन्ड्स को क्या कर पाना? अरेंज कर पाना। तो बेटा आता है कि अगर हमारा फेनिल एसीटेट अपने बॉन्ड को दोबारा अरेंज करना चाहता है तो ये अरेंजमेंट कैसे होगा? तो बेटा ये अरेंजमेंट दो प्रकार से हो सकता है। अब इस दो प्रकार के अरेंजमेंट को बेटा दिखाएं कैसे? देखो, एक मैंने अरेंजमेंट को नीचे यहां दिखा दिया है और एक मैं अरेंजमेंट को दिखाऊंगा ऊपर। तो देखो अरेंजमेंट कैसे हुआ, अब इसको समझने वाली बात है। अगर आर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन एक्टिव हो, अगर मैंने देखा कि हमारे फेनिल एसीटेट में आर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन एक्टिवेट है या इस पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व ज्यादा है और ये रिएक्शन में बॉन्ड को अरेंजमेंट करना चाहता है, तो ये करेगा क्या अरेंजमेंट? अपना हाइड्रोजन निकाल के इस ऑक्सीजन के पास रखेगा। अगर बेटा अपना हाइड्रोजन निकालकर ऑक्सीजन के पास रखेगा तो बेटा ऑक्सीजन तो पहले से था, अपना हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बात आएगी सर जी ये हाइड्रोजन कहां से आया? आर्थो पोजीशन ने खुद को एक्टिवेट करते हुए अपने हाइड्रोजन को उस ऑक्सीजन के पास भेज दिया, और जैसे ऑक्सीजन के पास भेजा, अभी आप फॉर्मूले के इस भाग को भूल जाओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चिपक गया। अभी सोचने वाली बात है, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड तो ये हो गया, एक बॉन्ड किससे जुड़ा होगा? हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अभी मैं क्या सोचता हूं, क्योंकि इस पोजीशन से हाइड्रोजन निकल कर गया है, ये पोजीशन खाली हो गई होगी, मैं बचे हुए ग्रुप को वहां उस पोजीशन पे लगा देता हूं। कैसे लिख सकते हो? COCH3। देखो बॉन्ड्स को अरेंजमेंट कैसे किया, इसका बॉन्ड वहां का अच्छा नहीं लगा, इसने हाइड्रोजन के बॉन्ड को वहां भेजा ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप लगा था वो हाइड्रोजन की जगह भेज दिया, इसने अपने आप बॉन्ड्स को अरेंजमेंट किया। अभी सोचने वाली बात है बेटा, हाइड्रोजन को यहां भेजा, इसको यहां लाया, क्या इसमें किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया कराई गई? नहीं। मैंने कोई भी रिएक्टेंट नहीं लिखा कि HCl यूज करना है कि क्या यूज करना है, ये अरेंजमेंट बॉन्ड का इसने अपने आप किया है, क्योंकि बॉन्ड का अरेंजमेंट इसने अपने आप किया है। हम ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? पुनर्विन्यास। अब बात आती है क्या सर जी, क्या आर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन ही एक्टिव होकर बॉन्ड को चेंज कर सकता है, दोबारा से अरेंज कर सकता है? तो ऐसा भी हो सकता है कि आर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन ही नहीं बल्कि पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन एक्टिव हो जाए। बेटा अब इसको फेनिल एसीटेट को हटाएंगे थोड़ी सी, ताकि वो पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन हमें आसानी से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाए। अगर पहला फॉर्मूला तो ये बन गया, सेकेंड फॉर्मूला कैसे डेवलप करेंगे, बनाकर तैयार करेंगे? अगर उसी फेनिल एसीटेट में से पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन एक्टिव हो जाता है या यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा,
बेटा अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो ये तो फिनॉल बन गया, लेकिन सोचो अगर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो नीचे वाले हाइड्रोजन की जगह एक तो खाली हो गई, और दूसरा ये हाइड्रोजन जैसे ही जुड़ा ऑक्सीजन की संयुक्तता पूरी हो गई, और जब ऑक्सीजन की संयुक्तता पूरी हो जाएगी तो ऑक्सीजन इस ग्रुप को हटा देगा, कहेगा मेरा काम चल गया, अब इस ग्रुप को हटा दिया जाए। ये हटा हुआ ग्रुप पैरा पोजीशन पर आ जाएगा, COCH3। तो इस प्रकार से दो कंपाउंड बनकर तैयार हुए। एक कंपाउंड बना था फेनिल एसीटेट, और जो फेनिल एसीटेट बनकर तैयार हुआ उसने अपने बॉन्ड को रीअरेंज किया, दोबारा से अरेंजमेंट बनाई, और जब दोबारा अरेंजमेंट बनाई उसने दो प्रकार के कंपाउंड बनाए। पहला आर्थो डायरेक्टिंग था, आर्थो पोजीशन पर था, और दूसरा कौन सा डायरेक्टिंग था, पैरा डायरेक्टिंग था। तो बेटा इस अभिक्रिया को फ्रीज पुनर्विन्यास के नाम से भी हम जानते हैं, इसको ध्यान रखना, मैंने लिख भी रखा है फ्रीज पुनर्विन्यास। तो अगर फ्रीज पुनर्विन्यास कहता है आप एक बार एसिटिलीकरण करवाओगे, जो भी केमिकल कंपाउंड बनेगा वो आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन को एक एक बार आप दिखाओगे कि ये किस प्रकार से बॉन्ड्स का अरेंजमेंट करता है, और जब बॉन्ड्स का अरेंजमेंट आ जाएगा ये आपके लिए बेटर हो जाएगा। अभी एक और रिएक्शन चलते हैं, एक रिएक्शन और है मेरे पास, कहता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब बेटा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, लगभग सिमिलर रिएक्शन। कैसे, आपको फिनॉल लेना है और बेटा फिनॉल पर आपको अभिक्रिया करानी है CH3Cl से, और तीर के निशान के ऊपर प्रेजेंस रहेगा एनहाइड्रस AlCl3, अर्थात अगर आप उसको हिंदी में लिखना चाहो निर्जल AlCl3। तरीका लगभग दोनों का सेम है। कैसे, बेटा H अभिक्रिया किससे करेगा, जाके Cl के साथ, अगर HCl के साथ रिएक्शन कर लेगा बनाएगा HCl, वो भी माइनस साइन के साथ। बचता कौन है, एक तो बेंजीन रिंग O, और साथ में क्या बचता है CH3 O C। तो बेटा इसका अब रीअरेंजमेंट चेक कर लेते हैं, नहीं चेक कर लेते हैं। देखो रीअरेंजमेंट इसका दो प्रकार से, कैसा कैसा रीअरेंजमेंट। अगर इस कंपाउंड का हाइड्रोजन आर्थो वाला एक्टिव हुआ, ये जाके जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, और बेटा पहला केमिकल कंपाउंड बनाएगा फिनॉल, और आर्थो पोजीशन पर किसको पहुंचा देगा, CH3 को। इसको क्या पढ़ोगे, ऑर्थो मेथिल, और फॉर्मूला का है का था फिनॉल का। अभी मैं चेक करता हूं, अगर इसी कंपाउंड का पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण बॉन्ड्स को रीअरेंज किया, तो बॉन्ड्स रीअरेंज कैसे होगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा जाके, तो OH, और क्योंकि पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन हटा हुआ है, बचा हुआ ग्रुप हम पैरा पोजीशन पर लगाएंगे CH3। बेटा इसका नाम जानते हो, पैरा मेथिल फिनॉल। ऐसे भी इनको लिखा, पैरा पूरा नहीं लिखा, पैरा मेथाइल फिनॉल, और इसको कैसे पढ़ेंगे, आर्थो मेथाइल फिनॉल। अब ये एक प्रॉब्लम है, अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं मेथिल और अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं मिथाइल, तो इसको जल्दी से नोट करें, फिर आगे देखते हैं। तो बेटा राइमर टीमैन अभिक्रिया को चेक करते हैं क्या होता है। राइमर टीमैन अभिक्रिया दो प्रकार से कराई जा सकती है, दोनों मेथड को देखते हैं। सबसे पहले देते हैं पार्ट ए पर, राइमर टीमैन अभिक्रिया को किस प्रकार से शो किया जा सकता है। बेटा हमने शो इसको ऐसे किया, मैंने फिनॉल का फॉर्मूला लिया, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी भी हम फिनॉल की पढ़ रहे हैं, फिनॉल का फॉर्मूला तो कंपलसरी है। अब इस पर हम एक केमिकल कंपाउंड लेंगे CHCl3। अभी CHCl3 क्या है, क्लोरोफॉर्म। अब आप चाहो तो CHCl3 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और इसकी अभिक्रिया होने वाली है 3NaOH से। हाँ एक और चीज है, आप इस NaOH की जगह पर KOH को भी रख सकते हो, दोनों का नेचर सेम है, ये भी क्षार है वो भी क्षार है, रिएक्शन सेम टाइप की होगी, और हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब रिएक्शन को पढ़ने का तरीका आपने पहले भी जानते हैं इसको, कि फिनॉल में तो अगर मैं एक्टिव साइट्स की बात करता हूं, क्षेत्रों की बात करता हूं,
जहां रिएक्शन सबसे पहले हो सकती है या तो वो पोजीशन आर्थो है या तो पैरा। इस सिचुएशन पर अगर आर्थो पोजीशन एक्टिव है, देखो रिएक्शन किस हिसाब से होती है बेटा, 3Na 3Cl के साथ रिएक्शन करेंगे, और ऐसी सिचुएशन पे 3Na अगर 3Cl के साथ रिएक्शन करेंगे, पहला कंपाउंड बनेगा 3NaCl। अभी मैं चेक करूंगा मेरे पास और क्या क्या बचता है। बेटा ऐसे भी सोच सकते हो, 3 O हैं। अब 3 O के लिए आपके पास 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, लेकिन मैं हाइड्रोजन भी चेक करता हूं। बेटा हाइड्रोजन चेक करेंगे, 3 हाइड्रोजन, एक 4 हाइड्रोजन, और इसके बाद अगर बहुत बचा तो 5 हाइड्रोजन, नहीं तो 5वां हाइड्रोजन के बाद कोई भी हाइड्रोजन है ऐसा नहीं जो रिएक्शन करे। इसका मतलब है हाइड्रोजन तो कायदे से 3 ऑक्सीजन के लिए 6 होने चाहिए थे, हमें कितने मिल रहे हैं 5, हम 4 को यूज करेंगे। ध्यान देने वाली बात है, पहला हाइड्रोजन इससे ले लेते हैं और बाकी के 3 हाइड्रोजन इससे ले लेते हैं। सोचो, पहला हाइड्रोजन यहां से उठा लिया, 3 का गुना इसलिए 3 हाइड्रोजन यहां से ले लिया, कितने हाइड्रोजन हो गए 4, 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेटा क्या बनाएगा 2H2O। मेरे पास जो केमिकल कंपाउंड बचने वाला है बेटा उसको चेक करेंगे। सोचो ये H निकल गया था तो उस H की जगह पे क्या है, खाली पड़ी है। अभी आपको दिमाग रखना है अपने पास, यहां C बचा, यहां H बचा, और चेक करोगे 3 O में से 2 O ही तो लिखे हैं, O बचा, CHO। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको ऐसे भी पढ़ते, इसको कहते हैं, एक विशेष नाम है इसका, कहते हैं सैलिसिलेल्डिहाइड। आप इसको नाम ध्यान रखोगे, इसका नाम क्या है, सैलिसिलेल्डिहाइड। सैलिसिलेल्डिहाइड आप इसको आसानी से बना सकते हैं। फिर से एक बार मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं। राइमर टीमेन अभिक्रिया में करना क्या है, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के क्षारीय विलयन से कराई जाती है। फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के क्षारीय विलयन से हुई, और जैसे क्षारीय विलयन से हुई बेटा, वैसे भी हम जानते हैं फिनॉल का आर्थो पोजीशन एक्टिव रहता है। रिएक्शन में 3Na 3Cl को लेकर 3NaCl बनाएगा। इसके बाद मैंने चेक किया, मेरे पास ऑक्सीजन 3 है तो हाइड्रोजन कितने चाहिए थे 6, लेकिन हाइड्रोजन मिला मुझे कितना 5, तो इसका मतलब है चाहिए हाइड्रोजन 6 है 5, तो फिर हम 5 नहीं बल्कि कितने हाइड्रोजन से काम चलाएंगे 4 से। 4 हाइड्रोजन 2H2O बनाता है। इसके बाद जितना भी जो केमिकल बचा है मैंने उसको लिख दिया है, सैलिसिलेल्डिहाइड होता है। अभी राइमर टीमेन अभिक्रिया एक प्रकार से और सम्मिलित कराई जा सकती है, उसको भी चेक करते हैं। ये पार्ट ए पर हो गई, अब मैं पार्ट बी पर देखूंगा। फिनॉल रिएक्शन करेगा, अब बेटा CCl4 को लेंगे, यहां क्लोरोफॉर्म लिया था, इसको कहते हैं कार्बन टेट्रा। कार्बन का तो लिखा हुआ है, टेट्रा का मतलब 4 और क्लोराइड का मतलब क्लोरीन, कार्बन के साथ 4 क्लोरीन, और बेटा रिएक्शन कराएंगे तो सोचने वाली बात है भी। अभी इसके पहले फॉर्मूले पे CH के साथ 3Cl थे, तो बेटा क्या बनकर तैयार हुआ था 3NaCl। 3Cl था तो 3NaOH रिएक्शन करवाई थी, इस बार 4Cl है तो बेटा रिएक्शन भी होगी 4NaOH। अभी रिएक्शन का मेथड ना जान पाओ तो फिर बताना, 3Cl थे, 3NaOH इसलिए कराया कि 3Na 3Cl को लेके अलग हो जाएगा। इस बार 4Cl है, 4NaOH से रिएक्शन हुई कि 4Na 4Cl को लेके अलग हो जाएगा। ये बात तो समझ गए, 4Na 4Cl को लेके अलग हुआ तो बेटा पहला कंपोनेंट बनकर तैयार हुआ 4 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। अभी सोचते हैं फिर इसका भी ऑर्थो हाइड्रोजन एक्टिव है। अब ऑर्थो हाइड्रोजन एक्टिव है तो रिएक्शन की टाइप से पहले मैं ऑक्सीजन चेक करूंगा। ऑक्सीजन 4 है, 4 ऑक्सीजन में मेरे दिमाग में एक और बात आती है, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 8, लेकिन मैं चेक करूंगा हाइड्रोजन कितना है, उसके बेसिस पर काम होगा। हाइड्रोजन कैसे चेक करेंगे, 4 और 4 के बाद एक होता है 5, इसका मतलब उतना बन ही नहीं पा रहा है 2H2O।
बेटा इसके बाद मैं चेक करूंगा कि मेरे पास बचा क्या है, जो भी बचा है मैं उसको लगाऊंगा। अच्छा ये हाइड्रोजन की जगह खाली हो गई होगी, अभी चेक करते हैं थोड़ा सा बचता क्या क्या मेरे पास है। फिर देखो 4 H है, 4 H में से देखो 1 H ये लेके गया और मैंने 3 H यहां के केवल लिए, तो 1 H ये 3 H वहां। अब सोचोगे सर जी यहां का H क्यों लिया? बेटा यहां का जब तक H लोगे नहीं यहां से H हटेगा नहीं, और जब तक H हटेगा नहीं कोई दूसरा ग्रुप यहां अटैच होने वाला नहीं है। तो एक हाइड्रोजन ये वाला तो सम्मिलित करना जरूरी ही है। यहां का हाइड्रोजन गया, 3 हाइड्रोजन यहां के लिए, टोटल कितने हुए? 4 हाइड्रोजन ने 2 ऑक्सीजन को लेकर रिएक्शन किया और वाटर बनाया। अभी मैं सोचने वाला हूं मेरे पास बचा क्या क्या। 1 हाइड्रोजन बचा, 1 कार्बन बचा, और ऑक्सीजन भी तो चेक कर लिए जाए। ऑक्सीजन 4 थे, यूज में कितने भी लिए हैं? 2, तो 2 ऑक्सीजन बचा। क्या बनकर तैयार हुआ? COOH। तो जो बचा हुआ ग्रुप COOH है मैंने इसको यहां लिख दिया। अभी नाम आएगा सर जी इसका नाम क्या लिखोगे? अभी सोचो, CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसलिए इसका नाम सैलिसिलेल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप के कारण नाम के लास्ट में क्या लगाया? एल्डिहाइड। और COOH अम्ल समूह होता है, उसी बेसिस पे इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। और बेटा अगर मैं इसी को अंग्रेजी में पढ़ता तो इसको अंग्रेजी में कहते सैलिसाइलिक एसिड, और इसको क्या बोलते हैं? सैलिसाइलेल्डिहाइड। तो अभी थोड़ा सा इसको चेक करते हैं, बात आ जाएगी बेटा, क्योंकि इस रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनकर तैयार हुआ है। इसको थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। क्या डिटेल कर लेते हैं? आपने जब भी कोई दवा ली होगी, अगर दवा का नाम एस्पिरिन या डिस्प्रिन रहा है, अगर कभी आपने कोई दवा ली है और ऐसा कभी आया है नंबर कि आपको दवा के रूप में एस्पिरिन दिया गया है या डिस्प्रिन दिया गया है, डॉक्टर साहब ने आपसे एक बात जरूर कही होगी, कहा होगा कि एक काम करना है, इसको खाली पेट मत खाना, इसको हमेशा बताया होगा आपको। बाकी दवाएं कुछ खाली पेट भी देता है बिना भोजन किए हुए खाने के लिए, लेकिन इन दवाओं को कभी खाली पेट नहीं देता है। उसका रीजन क्या रहता है? उसका रीजन ये रहता है कि अगर आप उस एस्पिरिन टेबलेट को आप खाली पेट ले लोगे तो होएगा क्या? उसमें वो टेबलेट पेट में जाकर एक एसिड तैयार करेगी, जिस एसिड का नाम क्या होता है? सैलिसिलिक अम्ल। अब बेटा ये सैलिसिलिक अम्ल अगर बॉडी के अंदर है, अगर भोजन होता तो वो भोजन इस सैलिसिलिक अम्ल को क्या कर लेता? एब्जॉर्ब कर लेता, सोख लेता, समाप्त कर देता। लेकिन अब पेट के अंदर भोजन तो है नहीं, तो ये सैलिसिलिक एसिड को कोई भी खत्म नहीं कर सकता वहां। ये सैलिसिलिक एसिड हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट पर पड़ा रहेगा, और जब बॉडी के इंटरनल पार्ट पर पड़ा रहेगा तो सोचने वाली बात है, ये एक प्रकार का क्या है? और अम्ल त्वचा को क्या कर देते हैं? जला देते हैं। ऐसा हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा है। तो अगर ये भी बॉडी के अंदर पड़ा रहा तो सोचो कि बॉडी के अंदर का पार्ट जो है वो बाहर के पार्ट से तो मुलायम है ही, तो उन पार्ट्स को ये क्या कर देता है? जला देता है। और जलाने पर होता क्या है कि बेटा पेट दर्द, पेट में जलन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे उत्पन्न होने लगती हैं। तो आज के बाद ध्यान रखोगे, एस्पिरिन या डिस्प्रिन टेबलेट को खाली पेट क्यों नहीं लेना चाहिए? तो बताओगे, क्योंकि खाली पेट ले लेने से ये हमारे शरीर में कौन सा एसिड प्रोड्यूस करती है? और ये सैलिसिलिक एसिड जो होता है ये हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को क्या कर देता है? नुकसान पहुंचाता है, हार्मलेस है, उनको जला दे। जलाने का मतलब आग से नहीं जला देता है, जलाने का मतलब एसिड से त्वचा के पार्ट में हार्मफुल इफेक्ट आने लगता है। इसलिए एस्पिरिन या डिस्प्रिन टेबलेट को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। तो बेटा ये प्रोसेस हो गया जिसको हम कहते हैं राइमर-टीमैन अभिक्रिया। अभी एक और देखते हैं, इसमें से हो जाएगा, नीचे बोर्ड में थोड़ी सी जगह है और रिएक्शन का नाम काफी खतरनाक है, उससे डरने की जरूरत नहीं है किसी को। गाटरमैन या गाटरमान, कोच, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड संश्लेषण।
अब बेटा ये रिएक्शन चेक करते हैं कि गाटरमान या गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेष, गाटरमान भी लिखा जा सकता है इसको या गाटरमैन, मैं मान करे देता हूं, ये मैन कुछ थोड़ा सा अच्छा कम लग रहा है। गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण रिएक्शन, तो इसको चेक करते हैं कैसा होगा। इसकी रिएक्शन को तो दो स्टेप में समझेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, मैंने एक अलग पात्र में दो केमिकल्स को मिलाया, CO और HCl को। मैंने जैसे CO और HCl को एक दूसरे के साथ मिलाया, रिएक्शन कैसे हुई, वैसे कार्बन के बॉन्ड कितने होते हैं, 4। अगर कार्बन के बॉन्ड 4 होते हैं तो डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ा रहा, ऑक्सीजन। एक सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ गया H और एक सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ गया Cl। इसको कहते हैं फॉर्मिल क्लोराइड। और फॉर्मिल क्लोराइड को हम लिख कैसे सकते हैं, HCOCl। अगर प्रॉब्लम आपको नहीं है आप आसानी से HCOCl आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैं नाम भी बेटा इसका लिखे देता हूं, इसका नाम है फॉर्मिल क्लोराइड, HCOCl को। अब इस फॉर्मिल क्लोराइड की अभिक्रिया हमें फिनॉल पर करवानी है। तो बेटा मैंने अब फिनॉल ले लिया और फॉर्मिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, HCOCl, और इसकी बेटा मैंने क्या करवाई, रिएक्शन करवाई। रिएक्शन का तरीका सेम बेटा वैसा ही लगभग है, वैसा ही कैसा कि तकरीबन रिएक्शन में आप इसको ऐसे समझ सकते हो, पुनर्विन्यास दोबारा से होगा। कैसे, H अभिक्रिया किससे करेगा, Cl के साथ। H रिएक्शन कर रहा है Cl के साथ, बनाएगा H। अच्छा बेटा बचेगा क्या, मैं उसको चेक करता हूं। बचने वाला है एक तो फिनॉल के फॉर्मूले पर ऊपर O, ये कौन CHO बचा, वहां कनेक्ट हो जाएगा CHO। लेकिन तभी मैंने कहा था अब ये अपने बॉन्ड को रीअरेंज भी करेगा। और रीअरेंज कैसे करेगा, अगर इसका पैरा हाइड्रोजन एक्टिव है तो ये पैरा हाइड्रोजन को भेजेगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास। और जैसे ही पैरा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास भेजेगा ये बेटा बन जाएगा फिनॉल। अभी सोचने वाली बात है, हाइड्रोजन निकलकर ऊपर चला गया तो बचा हुआ CHO कहां आ जाएगा, नीचे CHO। तो बेटा इस प्रकार से कंपाउंड को आप आसानी से जनरेट कर सकते हैं। जरूरी है कि फिनॉल पर इस बात को भी पहचान लेना कि पुनर्विन्यास कब कब और किन किन रिएक्शंस पर होता है। तो जिन रिएक्शंस पर पुनर्विन्यास होता रहेगा हम उन्हें आसानी से कंप्लीट करते रहेंगे। इनको जल्दी से नोट करते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। अब अगला आता है, कहता है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। अच्छा कोल्बे स्मिट अभिक्रिया भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं किस प्रकार से होती है। सबसे पहले आपको फिनॉल ले लेना है और फिनॉल में से पहला काम है इसकी अभिक्रिया आप कराओगे सोडियम से। और बेटा जब सोडियम से रिएक्शन करवाओगे, सोडियम का तरीका है हाई रिएक्टिव मेटल है, अपने से लो रिएक्टिव हाइड्रोजन को उसके स्थान से क्या कर देगा, हटा देगा और सोडियम खुद उसकी जगह पर बैठ जाएगा। तो बेटा कंपाउंड का निर्माण होगा ONA। आप सभी जानते हो इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड पे हमें क्या करना है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया करवानी है। और जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन करवाता हूं, CO2 इससे रिएक्शन करेगा और बनाएगा क्या, चेक करते हैं। देखो O लिखा था, C के बाद डबल O है तो C डबल O और साथ में क्या लिखा है Na। अभी इसको पढ़ते क्या, देखो हम थोड़ा सा इसको सही ढंग से इसको पढ़े देते हैं। देखो इसको पढ़ते कैसे, अगर मैं चेक करूं Na है, CO3 है, NaCO3। अभी सोचने वाली बात है कि अगर NaCO3 के बीच में H लगा होता, इसका नाम कैसे पढ़ते, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बस इतना डिफरेंस है आज, H की जगह पर कौन लगा है, फेनिल।
भाई वो H नहीं लिखा और उसकी जगह पर किसको लगा दिया है, बेंजीन को, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम फेनिल कार्बोनेट। अब इस सोडियम फेनिल कार्बोनेट को करना क्या है, सोडियम फेनिल कार्बोनेट अब अपने बॉन्ड को रीअरेंज करेगा। रीअरेंज का मतलब समझ गए होंगे, दोबारा से पुनर्विन्यास करेगा और बॉन्ड की पोजीशंस को चेंज करते हुए अपने आप को एक स्टेबल कंपाउंड में बदल कर रख देगा। तो बेटा चेक करते हैं कि ये बॉन्ड को चेंज कैसे करेगा। इसका आर्थो हाइड्रोजन एक्टिव होकर क्या करेगा, मैं यहां लिखे देता हूं, क्या करने वाला है, पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट बनाएगा। और बेटा रीअरेंजमेंट बनाने का तरीका लगभग सभी जानते हो, क्या, ये H जाके किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, O के साथ, O के साथ जाकर कनेक्ट हो गया H, तब ये हाइड्रोजन की जगह हो गई खाली और यहां हाइड्रोजन की खाली जगह पर कौन जुड़ जाएगा आके, COONA। अभी लास्ट स्टेप है, इस पर हम किसी एसिड की रिएक्शन करवा देंगे, जैसे कि HCl से ही करवा दिया। आप कोई भी एसिड यूज में ला सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने HCl, अब मैंने HCl लिख दिया, एक सिंपल एसिड होता है, रिएक्शन भी जल्दी से हो जाती है, तो HCl को मैंने यूज कर लिया। HCl की रिएक्शन करवाओगे बेटा, Na किससे रिएक्शन करेगा, NaCl के साथ रिएक्शन करेगा, बनाएगा Na। बेटा जो भी बच रहा है मैं उसको नीचे लिखे देता हूं, क्या क्या बच रहा है कि प्लस OH और इस जगह पर कौन बचेगा, COOH। क्यों COOH, COO ये वाला और H यहां का, कौन सा एसिड है, सैलिसिलिक अम्ल। नहीं अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अभी सोचो अगर इसलिए सैलिसिलिक अम्ल है, 2 सेकंड के लिए इसके जस्ट पिछले कंपाउंड पे चलते हैं। सोचो ये पूरा का पूरा सैलिसिलिक एसिड होता, अगर ये Na की जगह पर क्या लगा होता, H। इसका मतलब क्या है, हमने इस सैलिसिलिक एसिड के H को हटा दिया है और Na लगा दिया है। इसका मतलब है कि जब सैलिसिलिक एसिड से H हटेगा, सैलिसिलिक एसिड को हम पढ़ेंगे सैलिसिलेट। एसिटिक अम्ल का H हटता है एसीटेट, तो सैलिसिलिक अम्ल का H हटा सैलिसिलेट और साथ में कौन लगा है, सोडियम। तो बेटा इसका पूरा नाम होगा सोडियम, इसका नाम समझ जाओगे, सोडियम सैली। अच्छा बेटा मैं इसका नाम नहीं लिख रहा, क्यों, क्योंकि इसका नाम सभी जानते हो, सैलिसिलिक अम्ल 2 बार पहले भी आ चुका है ये, तो अब इसका नाम नहीं लिख रहे हैं, ये सैलिसिलिक एसिड है। तो अगर इस टाइप से रिएक्शन आपको लिख के देता है, आप अभिक्रिया का नाम क्या रखोगे, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। इसे एक और चीज है, इसे कोल्बे अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अगर कभी किसी रिएक्शन में स्मिट ना भी लिखा हो, केवल कह दे कोल्बे रिएक्शन क्या होती है, आप इस रिएक्शन को देखोगे। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं, फिनॉल सोडियम से रिएक्शन करेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, वो सोडियम फिनॉक्साइड किससे रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लगाने का तरीका समझी गए आप लोग। जो भी कंपाउंड बना ये अभी उतना स्टेबल नहीं है, इसलिए फिनॉल ने अब क्या किया, अपने बॉन्ड्स का पुनर्विन्यास किया, रीअरेंजमेंट बनाया अपना। और रीअरेंजमेंट बनाने का तरीका मेरे ख्याल से सब जानते हो, H को O के पास भेजा, OH बन गया, बचा हुआ ग्रुप उस आर्थो पोजीशन पर लगा दिया गया, सोडियम सैलिसिलेट बना। और जो सोडियम सैलिसिलेट बना उसको मैंने किसी भी एसिड के साथ मिला देना है, चाहे जो एसिड हो। जैसे रिएक्शन होगी NaCl से रिएक्शन करके NaCl बना लिया, और साथ में मुख्य कंपाउंड अगर देखा जाए तो H जाकर उस COO से जुड़ गया, तो सैलिसिलिक एसिड बन गया। एक और रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, कहता है एसीटोन के साथ संघनन। एसीटोन के साथ अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि एसीटोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए और फिर संघनन करवाएंगे। वैसे तुमको बताएं संघनन 2 प्रकार का, एक फिजिक्स में हम लोग संघनन पढ़ते हैं, वो क्या रहता है कि जब किसी द्रव की वाष्प को ठंडा किया जाता है तो वह द्रव की वाष्प पुनः द्रव के रूप में बदलने लगती है, इस घटना को क्या कहते हैं, संघनन। लेकिन अपने यहां भी एक संघनन है केमिस्ट्री में, वो संघनन क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया में कई केमिकल कंपाउंड आपस में मिलते हुए एक नया कंपाउंड बनाएं
और साथ में जल के कुछ अणुओं को अलग करें। इस अभिक्रिया को भी क्या कहते हैं? संघनन। तो अगर हमारा केमिकल कंपाउंड एसीटोन से रिएक्शन करते हुए जल के कुछ अणुओं को अलग करता है तो संघनन अभिक्रिया है। फिलहाल चेक करते हैं एसीटोन का फॉर्मूला। बेटा सब लोग ध्यान से समझ लो, CH3C डबल बॉन्ड O, दिस इज एसीटोन। अब हमको इसको फिनॉल के साथ रिएक्शन करवानी है। अब फिनॉल के फॉर्मूले को लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग। कैसा बेटा? आप कहोगे हम वैसे भी लिख देंगे सीधे फॉर्मूले भी, लेकिन ऐसे फॉर्मूले पर रिएक्शन बहुत अच्छी रहती है। वैसे फिनॉल में हर कॉर्नर पर एक एक H होता है, लेकिन मुझे जहां रिएक्शन करवानी है मैंने वहीं का केवल H दिखाया है, पैरा पोजीशन का H। अभी एक और फिनॉल का फॉर्मूला बना लेते हैं। रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन होगी HCl की प्रेजेंस में, और रिएक्शन कैसे होगी कि ये O इन दोनों के पैरा पोजीशन के H को लेकर क्या हो जाएगा? अलग। सोचो H O और H मिलकर क्या बनाएगा? H2O। मैं चेक करूंगा मेरे पास केमिकल बचता क्या क्या है, तो बेटा देखो एसीटोन। बेटा अभी चेक करो यहां से ऑक्सीजन अगर निकल गया होगा तो इसके कितने बॉन्ड खाली हुए? 2 बॉन्ड खाली हुए। अब उन दोनों खाली बॉन्ड के, अभी सोचो 2 बॉन्ड तो खाली हुए, इस हाइड्रोजन की जगह भी खाली हो गई और यहां इस हाइड्रोजन की जगह खाली हो गई, तो इन दोनों बॉन्ड को उन्हीं हाइड्रोजन की जगह पर क्या कर दिया जाए? अटैच कर दिया जाए। तो बेटा उन्हीं हाइड्रोजन की जगह दोनों को क्या कर दिया जाएगा? अटैच कर दिया जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता था, अगर आप चाहते आपको प्रॉब्लम लगे तो हम इन दोनों फिनॉल को सीधा करके रख बना दें, वो भी फॉर्मूला काम करेगा, और यह फॉर्मूला ऐसे भी काम करेगा। वो तो आप किसी भी इस प्रकार की डिजाइन पर रख सकते हैं। ऐसा सामने आपको सीधे से HOH अलग होता दिखा, यह डिजाइन बेटर रहती है रिएक्शन को समझने के लिए, मैंने ये डिजाइन बना दी। ऐसा कुछ जरूरी नहीं, हो सकता है आपकी बुक में कोई दूसरा डिजाइन बना हो, या आपको अगर बेटर लगे तो हम दूसरी डिजाइन भी कर दें, लेकिन ये मुझे ठीक लगा। अब उसका नाम क्या है? अभी एक और मैं नाम बताऊं। IUPAC सिस्टम में अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड 2 बार आया है तो उसको डाई भी कहते हैं, और उसको एक और विशेष नाम से जानते हैं, बिस। और अगर 3 बार आया है तो ट्राई भी कहते हैं उसी को, और उसे एक और अच्छे नाम से जानते हैं, ट्रिस। और एक चीज है, अगर कोई 4 बार आया है तो उसको टेट्रा भी कहते हैं, और उसको कहते हैं टेट्राकिस। तो इस प्रकार से नेम बड़े कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं IUPAC में से, क्योंकि फिनॉल 2 बार आया है। हम इसका नाम पढ़ेंगे बिसफिनॉल। वैसे बिस का मतलब समझ पाए? बिस का मतलब 2 बार, यहां 1 बार, यहां 1 बार, 2 बार फिनॉल आया है। और बेटा लास्ट में हम लिख देंगे डैश A। अब ये प्रॉब्लम आ गई कि A क्यों लिख दिया? तो बेटा A इसलिए लिख दिया गया, A रिप्रेजेंट करता है एसीटोन को, बिसफिनॉल एसीटोन। अभी सोचो बिसफिनॉल एसीटोन क्यों नाम पड़ा? 2 फिनॉल थे तो बिसफिनॉल, और साथ में एक और केमिकल था, कौन? एसीटोन। 2 फिनॉल और एसीटोन से मिला हुआ कंपाउंड कहलाता है बिसफिनॉल एसीटोन। या एसीटोन को पूरा नहीं लिखते तो उसको केवल क्या लिख देते हैं? A। तो बेटा अगला फिनॉल का रासायनिक गुण आता है थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया। मतलब हमें फिनॉल की रिएक्शन करवानी है थैलिक एनहाइड्राइड से। अब फिनॉल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड से कैसे कराई जाए? सबसे पहले तो हमें इस कंपाउंड को बनाकर तैयार करना जिसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। तो बेटा थैलिक एनहाइड्राइड बनता है एक विशेष केमिकल से जिसका नाम है थैलिक अम्ल। जैसे एसिटिक अम्ल से एसिटिक एनहाइड्राइड बनाया जाता है, सेम उसी प्रकार थैलिक अम्ल से थैलिक एनहाइड्राइड बनाया जाता है। तो पहला काम है कि हम थैलिक अम्ल से थैलिक एनहाइड्राइड बनाएंगे। अब थैलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है इसको भी चेक करते हैं। बेटा थैलिक अम्ल का फॉर्मूला ये, बेंजीन रिंग आर्थो पोजीशन पर COOH और मेटा पोजीशन पे भी COOH। अगर आपको प्रॉब्लम ऐसे लगती आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे
COOH। कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमको भी। वैसे इसमें से क्या हुआ कि हमने बॉन्ड को भी दिखा दिया कि C के साथ डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ है, फिर सिंगल बॉन्ड OH के साथ जुड़ा है। आप COOH ऐसे भी लिख सकते थे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब हुआ क्या, अगर हम इसमें से जल के अणु को अलग कर दें तो बन जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड। तो बेटा जल के अणुओं को अलग करने के लिए हमारे पास अच्छा निर्जलीकारक पदार्थ है जिसे हम H2SO4 कहते हैं। ये जल के अणुओं को अलग देखो कैसे करेगा, HOH को लेके अलग हो जाएगा बेटा। जैसे मैंने थैलिक अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ मात्रा को डालकर गर्म किया, ये जल के अणुओं को अलग कर देगा। बेटा अगर जल के अणुओं को अलग कर देता है तो मैंने जल को अलग कर रखा है -H2O। मैं चेक करना चाहूंगा बचा क्या क्या मेरे पास। तो हमारे पास बचा बेटा ये बेंजीन रिंग, ऑर्थो पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O, और अगर मैं चेक करूंगा सिंगल बॉन्ड के साथ हो उसको भी ध्यान रखेंगे भी। इधर C डबल बॉन्ड O, ऊपर बेटा सिंगल बॉन्ड के साथ O था, नीचे कुछ भी नहीं था। अभी सोचने वाली बात है, अगर O से H हट गया है, O के भी एक बॉन्ड की कमी हो गई है। यहां भी ध्यान दो, ये OH हट गया तो C का भी एक बॉन्ड कम हो गया है। एक बॉन्ड कम हुआ O का, एक बॉन्ड कम हुआ C का। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दें, और जैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे, C के भी बॉन्ड 4 हो गए, ऑक्सीजन के भी बॉन्ड 2 हो गए, और इस प्रकार से सभी के बॉन्ड अपनी जगह पर फिक्स हो गए। अभी एक चीज सोचते हैं, इसका नाम थैलिक एनहाइड्राइड क्यों पड़ा? क्योंकि बेटा थैलिक अम्ल से N का मतलब है हटा दिया गया, और हाइड्राइड का मतलब किसको? जल के अणु को। अगर थैलिक अम्ल से जल के अणु को हटा दिया जाएगा तो बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है? थैलिक एनहाइड्राइड। तो मैं इसे लिखे लेता हूं कि इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। अब बेटा इस पे फिनॉल की रिएक्शन करवानी है। वैसे तो रिएक्शन का एक सामान्य सा मेथड रहता रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे आगे कंपाउंड लिखने हैं और फिर सॉल्व करने हैं, लेकिन इस अभिक्रिया को पहचानने के लिए हम फिनॉल के अणुओं को नीचे लिखते हैं। रिएक्शन उससे ज़्यादा अच्छी समझ में आती है। कैसे? मैं फिनॉल के अणुओं को कुछ इस प्रकार लिखता हूँ। पहला फिनॉल का अणु, फिनॉल का फॉर्मूले पर बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा रहता है? OH। इस बार मैंने नीचे OH लगा दिया है। अच्छा ये ध्यान दो, उस हिसाब से ये आर्थो हो गया, ये मेटा और ये पैरा। मैंने पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन बना रखा है। अब आपके दिमाग में सर जी पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन क्यों बना रखा है? क्योंकि आप समझते हो फिनॉल भी रिएक्शन या तो आर्थो पोजीशन पर करता है या पैरा, और उसमें से भी पैरा पोजीशन ज्यादा रिएक्शन देता है। एक और फिनॉल में बनाऊंगा सेम इसी तरह से, और नीचे OH। आप चाहे तो प्लस का निशान लगा सकते हैं कि अब हमने थैलिक अम्ल के साथ किसको मिला दिया? फिनॉल को मिला दिया। रिएक्शन का तरीका आसान है बेटा, HO और H। अगर HO और H आपस में मिलेंगे, आप खुद समझते हो बेटा क्या बनकर तैयार होगा? H2O। तीर के निशान के ऊपर H2SO4 लिखना ना भूलें। उसका रीजन है कैसे हमको किस पदार्थ को अलग कर रहा है? H2O को। जल को अलग करना था, H2SO4 को यूज किया, उसने जल को अलग कर दिया। अभी इतनी बात समझ में आ जाएगी आसानी से। फिनॉल के फॉर्मूले को मैं ये नहीं कहता कि फिनॉल का फॉर्मूला केवल नीचे लिखा जा सकता है, इससे नहीं लिखा नहीं जा सकता। हो सकता है कि आगे भी लिखा जाएगा, उससे भी रिएक्शन होगी, लेकिन नीचे जैसे लिखा हुआ तो आसानी से मैंने H और OH को मिला दिया, केमिकल कंपाउंड्स को बनाना आसान हो गया। और फिर मैं यहाँ लिखता एक फिनॉल, दूसरा फिनॉल वहां लिखता, तो फिर मैं H को यहाँ पर जोड़ता के ये थोड़ा सा कठिन काम होता। इससे बड़ी आसानी से निपट जाता है ये काम। अभी चेक करते हैं बचता क्या क्या है। तो मेरे पास तो एक तो थैलिक अम्ल का बचा हुआ भाग, अभी सोचने वाली बात है ये डबल बॉन्ड के साथ O था ना। अभी एक चीज सोचेंगे, डबल बॉन्ड O के साथ था तो इसका अगर O जल के रूप में अलग हो गया है, इसका मतलब इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया है। अभी सोचने वाली बात है सर जी ने उस डबल बॉन्ड को 2 सिंगल बॉन्ड में क्यों बना दिया? रीजन है एक सिंगल बॉन्ड कम हुआ है पहले वाले फिनॉल का, और एक सिंगल बॉन्ड कम हुआ है दूसरे वाले फिनॉल का। तो मैं इन दोनों बॉन्ड्स को जो डबल बॉन्ड के फॉर्म में थे, मैं इन दोनों हाइड्रोजन की जगह पर क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। ऐसे भी जोड़ सकते हैं।
देखने में डिजाइन अच्छा लगने लगता है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंपाउंड बन की तरह हुआ। अब इस बात को चेक कर लेते हैं कि इस कंपाउंड का नाम क्या रखा जाए। तो बेटा इस कंपाउंड का ऐसे भी नाम रख सकते हैं, ये दो कंपाउंड से मिलकर बना, एक थैलिक एनहाइड्राइड और दूसरा फिनॉल। थैलिक एनहाइड्राइड और फिनॉल, या ऐसा भी कह सकते हैं फिनॉल प्लस थैलिक एनहाइड्राइड, और मैं इन दोनों के हिसाब से इसका नाम जोड़ता हूं तो इसका नाम आता है फिनोल्फथैलीन। हाँ, फिनोल्फथैलीन। अच्छा, फिनोल्फथैलीन इसलिए भी रखा गया इसका नाम क्योंकि इस रासायनिक अभिक्रिया का नाम थैलीन अभिक्रिया भी है। तो क्योंकि लास्ट में यह भी पता चल जाए कि थैलीन अभिक्रिया है, इसका पूरा नाम लिखा गया फिनोल्फथैलीन। और आपको यह बात ध्यान रखनी है, यह एक प्रकार का क्या है, इंडिकेटर है। आपने पढ़ा भी होगा हाई स्कूल में कि इंडिकेटर वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षार में डाले जाने पर अलग अलग प्रकार के रंग देते हैं। तो ये बेटा एक प्रकार का क्या है, इंडिकेटर, सूचक है, जिससे हम अम्ल या क्षार की क्या कर सकते हैं, पहचान। तो अभी जब यूज आएगा कभी फिनॉल का, कि फिनॉल का क्या यूज है, तो एक यूज ये भी बताएंगे हम लोग कि फिनॉल फिनोल्फथैलीन का निर्माण करता है, और ये फिनोल्फथैलीन एक प्रकार का क्या है, सूचक, जो अम्ल और क्षार के होने की सूचना देता है। अभी एक और चीज लिख सकते हैं, इसमें से मैंने नहीं लिखी है, इसको ध्यान रखिएगा, थैलिक एनहाइड्राइड, इसको हम थैलीन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। जैसे कोई हमसे कह देता है थैलीन रिएक्शन क्या है, तो आप बेटा थैलीन अभिक्रिया में भी इसी रिएक्शन को सम्मिलित करना। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, थैलिक अम्ल से निर्जलीकरण करवाते हुए हमने थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त किया, और उस थैलिक एनहाइड्राइड पे 2 मोल फिनॉल की रिएक्शन करवाते हुए किसका निर्माण किया, फिनोल्फथैलीन। फिनोल्फथैलीन एक प्रकार का सूचक है जो अम्ल और क्षार की पहचान करता है। इसको जल्दी से नोट करते हैं, नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन को पढ़ते हैं, देखते हैं अगला रासायनिक गुण क्या है। चैप्टर पर लेडरमान से अभिक्रिया बचती है, लेकिन हाँ, इसका अस्तित्व तो आज भी सब अभिक्रियाओं में से ज्यादा वाला है। तो भैया हम, क्योंकि इसका अस्तित्व तो ज्यादा आता है, ज्यादा रिएक्शंस आती है, इंपॉर्टेंट भी काफी रोल प्ले करती है, तो भैया हम स्टार्टिंग करेंगे लेडरमान से अभिक्रिया को। लेडरमान से अभिक्रिया को समझना आसान है, उनके मॉलिक्यूल को सेट करना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को सेट करना कठिन है। कैसे कठिन है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो कैसे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा हमको फिनॉल ले लेना है, फिनॉल का फॉर्मूला बेंजीन रिंग पर OH। आगे चलेंगे थोड़ा सा बेटा, एक और फिनॉल का फॉर्मूला ले लेना है, एक और फिनॉल का फॉर्मूला, और इस हिसाब से हम फिनॉल लेते रहेंगे तो हम सोचेंगे सर जी हम फिनॉल के कितने फॉर्मूले लें। बेटा मैंने हजारों करोड़ों की संख्या में फिनॉल के फॉर्मूले ले रखे हैं, लेकिन अभी आप एक चीज बताओ, जब टीचर आपको बोलता है कि एक काम करो, 1 से 5 तक की गिनती लिख के दिखाओ, आप क्या करते हो, काउंटिंग लिखने के लिए 1 2 3 4 5 लिख दिया, पूरी काउंटिंग हो गई। लेकिन जब टीचर आपको बोलता है कि 10,000 टर्म्स तक आपको काउंटिंग लिखनी है, आप क्या करते हो, 1, 2, 3 डैश 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 10,000, यही तो करते हो। इसमें बीच में नंबर जरूर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हमें हर एक चीज का नॉलेज होता है कि इस बीच में भी बहुत सारे नंबर लिखे गए। अब बेटा 1-2 रिएक्टेंट अगर मैं फिनॉल के ले लेता मॉलिक्यूल के फॉर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब हजारों मॉलिक्यूल इसी प्रकार से हमें लिखने हैं तो भैया ये एक बड़ा कठिन काम है। और मैंने माना इस प्रकार से ना जाने कितने मॉलिक्यूल हजारों की संख्या में लिखे हुए हैं। सेम प्रोसीजर नीचे भी हमें यही करना है। हमने नीचे भी फिनॉल के कुछ मॉलिक्यूल ले लिए हैं, बशर्ते यहां नीचे वाला फिनॉल अपने हिसाब से ले लिया गया है। ऐसी सिचुएशन पर अगर मैं इसको भी बनाने की कोशिश करूंगा तो यहां पर एक और फिनॉल, एक और फिनॉल, अब मैं इन मॉलिक्यूल्स के बगल में फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। वैसे फॉर्मूला फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO थोड़ा सा अच्छा करते हैं,
अच्छा ये करते हैं कि बेटा देखो CH2O कर लेते हैं, CH2O यहां भी बेटा रखा जाएगा CH2, थोड़ा सा ऊपर से CH2O, इसके भी आगे CH2O। अभी बात करेंगे सर जी CH2O, फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, फिर फिनॉल, फिर फॉर्मेल्डिहाइड, फिर फिनॉल, फिर फॉर्मेल्डिहाइड, फिर कौन आएगा फिनॉल, उसके बाद फिर फॉर्मेल्डिहाइड। ये रिएक्शन चेन रिएक्शन लगातार चलती रहेगी। सेम प्रोसीजर इसमें भी, फिनॉल हो गया, मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिखा कैसे CH2O, CH2O बेटा यहां पर भी ऐसा रहेगा CH2O, और फॉर्मेल्डिहाइड को भी रखना है दोनों फिनॉल के बीच में, CH2O, CH2O। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की सेटिंग है अपनी। इस प्रकार से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रखे जाएंगे और हम इनकी अभिक्रिया करवाएंगे, क्योंकि इस प्रकार से तो बहुत सारे अणु हिस्सा ले रहे हैं अभिक्रिया में। बहुत सारे अणुओं की अभिक्रिया में हिस्सा लेने के कारण इसको हम कहते हैं बहुलकीकरण या बहुलीकरण भी कहते हैं। हाँ, तो अब रिएक्शन कैसे होगी भैया? रिएक्शन बिल्कुल आसान है, तुम सभी जानते हो। फिनॉल अगर देखा जाए तो रिएक्शन करने के लिए अपनी दो एक्टिव साइट को चुनता है, या तो आर्थो पोजीशन को या तो, और कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है दोनों पोजीशन को एक्टिव रखता है। तो सोचो अगर आर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिव रखता है तो ये वाला आर्थो हाइड्रोजन भी एक्टिव होगा, ये भी आर्थो हाइड्रोजन है, इसका ये आर्थो हाइड्रोजन, इसका ये आर्थो हाइड्रोजन, इसमें से ये आर्थो हाइड्रोजन, इसमें से ये आर्थो हाइड्रोजन। पैरा हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन, इसका यहां पैरा हाइड्रोजन। अब इसके आर्थो हाइड्रोजन चेक करोगे, ये आर्थो हाइड्रोजन, यहां आर्थो। बेटा सारे के सारे आर्थो और पैरा हाइड्रोजन को इंडिकेट कर देना, रिएक्शन को समझने के लिए ये जरूरी है। तरीका देखो क्या है। अब रिएक्शन करते हैं, ये तो रिएक्शन को अणुओं को लिखने का तरीका हो गया। रिएक्शन कैसे होगी बेटा? सोचो ये H, ये O और H आपस में विक्रिया करेंगे, क्या बनाया जाएगा? H2O। बेटा ये HOH आपस में विक्रिया करेगा, अभी सोचने वाली बात है, जो सबसे कठिन चीज है। ये H ये O के आपस में विक्रिया करेगा ना, इसके आगे फिनॉल होगा, उसका जो वो आर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन होगा वो रिएक्शन करके उसके साथ क्या बनाएगा? जल को। सेम प्रोसीजर यहां चेक करते हैं, ये HOH ये भी जल बनाएगा। बेटा यहां भी आगे जाके वो उस हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होगा जो फिनॉल आगे रखा होगा। अभी एक और चीज कठिन रह जाती है, ये कुल मिला के इसमें से मैंने देखा रिएक्शन के दौरान बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल अलग हो रहे हैं। अभी एक दो वाटर मॉलिक्यूल होता तो मैं लिख देता 1H2O, 2H2O, 3H2O। केवल मैंने कुछ मॉलिक्यूल लिखे, उनमें से न जाने कितने जगह जल के अणु अलग हो रहे हैं, तो मैं इसको लिखे देता हूं NH2O। जो बचता है मैं उसको लिख देता हूं जल को छोड़कर। अच्छा, जल को छोड़कर मैं लिखना स्टार्ट करूं, देखो कैसे। अभी चेक करेंगे तो यहां से तो जल अलग हो चुका है, बीच में क्या बचा है? CH2। तो सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड बेटा फिर से बेंजीन, और उसके से नीचे के साइड OH। अभी चेक करते हैं, इस बीच वाली लाइन को थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। अब इस लाइन को चेक करते हैं, ये भी सेम टाइप से रिएक्शन कर रहा था। OH, बीच में CH2, फिर से बेंजीन रिंग, नीचे OH। ये लास्ट लाइन देखा जाए इसी टाइप की रिएक्शन करेगी। OH, सिंगल बॉन्ड CH2। अब मैं चेक करना चाहूंगा कि ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन की रिएक्शन लिख ली, लेकिन इन वर्टिकल लाइन में आर्थो पोजीशन में क्या बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बचा या कौन से मॉलिक्यूल लिखने चाहिए? सोचो, HOH तो वाटर बना के अलग हो गया था,
इसकी भी जगह खाली, इसकी भी जगह खाली और साथ में CH2 भी खाली। तो मैंने इन दोनों के बीच में किसको ऐड कर दिया है? सेम प्रोसीजर तो इसमें के भी, इसके भी बीच हुआ। क्या बचा इन दोनों के बीच? CH2। बेटा अगर मैं चेक करूं तो नीचे वाले अणुओं पर भी तो यही सिचुएशन बचती है। यहां भी H और O अलग हो गया था, तो बचा क्या था दोनों के बीच में? CH2। तो मैं इन दोनों के बीच में CH2 को ऐड किए देता हूं फिर से इन दोनों के बीच में। और बेटा यही नहीं, ये भी सोचो, इसके बाद भी तो CH2 बचा होगा, इसके बाद भी बचा होगा CH2, वो आगे किसी बॉन्ड से जुड़ा होगा। इसमें भी आगे बचा होगा CH2, ये भी किसी आगे बॉन्ड से क्या होगा? जुड़ा होगा। और ये बेटा फॉर्मूला बनकर आएगा। इस फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं बैकेलाइट। हाँ, लेडरर मानसे अभिक्रिया अगर चेक करोगे तो बैकेलाइट का निर्माण होता है। अब बैकेलाइट का यूज क्या है ये भी चेक कर लेते हैं। तो बेटा जितने आप कुकर का हत्था जो ऊष्मा का कुचालक होता है, अच्छा बैकेलाइट एक ऐसे प्रकार का प्लास्टिक है जो ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। तभी आप देखते होंगे स्विच बोर्ड जितने भी बने होते हैं, स्विच बोर्ड सारे के सारे बैकेलाइट से बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर ये अंदर स्पार्क करके हीट भी हो जाए तो इसकी हीट का इफेक्ट बाहर ना आए। तो बैकेलाइट एक तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का इंसुलेटर होता है। दूसरी सबसे अच्छी बात एक प्रकार का अगर देखा जाए ये तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब बात आएगी सर ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या हो गया? बेटा इस दुनिया में प्लास्टिक दो प्रकार का, एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक है जिनको हीट करने पर ये मुलायम पड़ जाते हैं। आपको अंदाजा होगा ये पेन, इसको अगर हीट करोगे ये मुलायम पड़ जाएगा, इसको मोड़ सकते हो। लेकिन दूसरा प्लास्टिक ऐसा होगा जो हीट करने पर भी मुलायम नहीं होगा। कुकर का हत्था, चाहे जितना इसको हीट भी करोगे, इसको गर्म भी करोगे, ये सीधे पिघल जाएगा फिर चाहे, लेकिन ये मुलायम होने वाला नहीं। तो ये बैकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसको हीट भी करोगे ये मुलायम नहीं होगा। अभी सोचो मुलायम हो जाता तो कुकर का हत्था टेढ़ा कर लिया जाता, चाहे जब चाहते आप। स्विच बोर्ड अभी चौकोर था, कुछ देर बाद मुलायम हो जाता, उसको आप गोल बना लेते। लेकिन क्योंकि ये प्लास्टिक कभी गर्म होकर मुलायम ही नहीं होते, इनके आकार को गर्म करते हुए हम बदल नहीं सकते, और इसीलिए इसको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये हीट होने पर भी अपनी सेटिंग को, अपने अरेंजमेंट को चेंज होने नहीं देंगे। थर्मोसेटिंग, थर्मो का मतलब हीट के आने पर भी, सेटिंग का मतलब अपने ही वे में सेट रहते हैं, अरेंजमेंट में चेंज नहीं करते अपने अरेंजमेंट को, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। तो बेटा ये सेकंड रिएक्शन हो गई बैकेलाइट को बनाने की। यूज इसलिए पढ़ लिया क्योंकि अभी फिनॉल के यूज में हमको बताने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, एक रिएक्शन और बचती है, इसको जल्दी से लिखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट और फिनॉल में से आखिरी रासायनिक गुण अगर चेक करते हैं, कहता है युग्मन अभिक्रिया क्या है? कपलिंग रिएक्शन इसको भी कहते हैं। युग्मन का मतलब भी होता है अभिक्रिया में कोई कंपाउंड होंगे उनका हमें क्या बना देना है? जोड़ा। जोड़े को ही क्या कहते हैं? युग्म। और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें से केमिकल कंपाउंड्स को जोड़े के रूप में बना दिया जाएगा या आपस में जोड़ दिया जाएगा, हम ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे? युग्मन अभिक्रिया। और युग्मन अभिक्रिया कराने के लिए हमें फिनॉल को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ मिलाना पड़ता है। अब दोनों के फॉर्मूले देखते हैं। बेटा फिनॉल का फॉर्मूला तो होता है, वैसे फिनॉल में से OH ऊपर लगाया जा सकता था, मैंने ऐसे बनाया, रिएक्शन ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा इस अर्थ अगर ये फिनॉल है तो ये पोजीशन कौन सी हो गई? पैरा। हाइड्रोजन तो यहीं का एक्टिव होना है। अब इसकी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन, तो बेटा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा? सबसे पहले बेंजीन, तरीका ध्यान देना, डाई, डाई का मतलब है 2, एजोनियम का मतलब है N2 विद प्लस चार्ज। एजो अगर कह देता तो N, डाई कह दिया तो N2, एजोनियम बोल दिया विद N2 विद पॉजिटिव चार्ज। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड निगेटिव चार्ज के साथ क्लोरीन है, इसलिए क्लोरीन के लास्ट में आइड। अब बेटा रिएक्शन कराएंगे, बड़ा आसान रिएक्शन है, दोनों का आपस में करवा पाना। H अभिक्रिया किससे करेगा? बेटा अगर H अभिक्रिया Cl से करेगा, पहला कंपोनेंट बनाकर अलग करेगा जिसका नाम है HCl। मैं तो सोचता हूं जो दोनों बचे उनको आपस में जोड़ के लिख देते हैं। कैसे जोड़ के लिखते हैं? फिनॉल पहले,
तो मैं यहां लिखूंगा OH। आगे बचता है इसका बॉन्ड भी खाली, इसका N के साथ बॉन्ड खाली, तो N डबल बॉन्ड N। आगे बेंजीन, N2 में से N और N के बीच में डबल बॉन्ड होता है। मैंने दिखाया नहीं, अगर अब मैं चाहूं तो यहां भी मैं ना दिखाऊं, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए और देखने में अच्छा लगने लगा, ऐसे लिख देते हैं। इसको कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इस प्रकार से रासायनिक गुण हो गया। उसके जस्ट नीचे मैंने कुछ लिख रखा है, कहता है कि हम फिनॉल का परीक्षण कैसे करेंगे। अगर मुझे फिनॉल कहीं पर सैंपल के फॉर्म में भर के दे दिया गया, हम फिनॉल की पहचान कैसे करेंगे। बड़ा आसान फिनॉल की पहचान करना है। देखो कैसे, मैंने लिख रखा है एक शॉर्ट फॉर्म में। फिनॉल के परीक्षण की एक विधि होती है लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण। लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण किसका परीक्षण करता है? फिनॉल का, फिनॉलिक ग्रुप का करता है। तो फिनॉल का परीक्षण कैसे करेंगे? सबसे पहले हम फिनॉल लेंगे, क्योंकि हमें उस समय नहीं पता होगा कि ये दिया गया पदार्थ फिनॉल ही है, तो हम उसका नाम क्या लिखेंगे? कंपाउंड। हमें जो भी कंपाउंड दिया गया कहता है कि ये ले कंपाउंड, इसको फिनॉल की पहचान करो, तो हम उस कंपाउंड में किसको डालेंगे? सोडियम नाइट्राइट NaNO2, और साथ में कुछ बूंदे का है कि डालेंगे H2SO4। जैसे H2SO4 NaNO2 को डालेंगे, आप देखेंगे या तो हरा रंग प्राप्त होगा या तो नीला रंग। लेकिन ये इस बात को बताएगा कि जो हमें कंपाउंड दिया गया था ये हो सकता है फिनॉल हो, लेकिन इसको अभी कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म करने के लिए मैंने इसको क्या किया? तनु करने का मतलब इसको पानी की ज्यादा मात्रा के साथ क्या करना है? मिलाना है। जैसे मैं पानी की ज्यादा मात्रा को मिलाऊंगा, सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, और डाइल्यूट सॉल्यूशन अपने कलर को फिर से चेंज करके काय में चेंज कर देगा? रेड में। पहले वो ग्रीन या ब्लू में होगा, लेकिन जैसे उसमें पानी की अमाउंट मिलाओगे बेटा, वो अपने आप के कलर को काय में चेंज कर देगा? लाल रंग के कलर में चेंज कर देगा। इसके बाद क्या होगा? अभी मुझे फिर और ज्यादा कंफर्म करना है, तो मैं फिर से एक बार उसमें क्या मिला दूंगा? NaOH। और जैसे बेटा मैं NaOH को मिलाऊंगा, मैं देखूंगा कि फिर से पुनः हरा और नीला रंग प्राप्त होता है, या तो फिर से हरा और या तो फिर से कौन सा रंग प्राप्त हो जाएगा? नीला। ये एक्सपेरिमेंट बता देगा कि हमारा दिया गया जो कंपाउंड था वो क्या था? फिनॉल। फिर ध्यान रखना है, सबसे पहले फिनॉल लेना है कंपाउंड, उस पर NaNO2 डालना है, ये पाउडर फेस में होगा, और 2-4 बूंदे डालनी है H2SO4 की, या तो नीला कलर प्राप्त होगा या तो हरा रंग। फिर उसमें हम क्या मिलाएंगे? पानी डाइल्यूट करेंगे, रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, लाल रंग प्राप्त होगा। अभी भी कंफर्म नहीं हुआ तो लास्ट चीज NaOH को मिला देना है। NaOH क्या करेगा? फिर से नीला या हरा रंग दे देगा, और तब कंफर्म हो जाएगा कि दिया गया कंपाउंड क्या था? फिनॉल था। अब इसको इसमें से नीचे ही लिख लेते हैं। नीचे क्या लिख लेते हैं? अब हमें लास्ट में लिखना क्या होगा कि फिनॉल का यूज क्या क्या है, क्योंकि आप सभी ने फिनॉल के रासायनिक गुणों को पढ़ रखा है। काफी मात्रा में आप यूज तो वैसे भी जान जाते हो। जैसे मैं लिखना स्टार्ट करूं कि मैं उपयोग लिखूंगा सबसे पहले कि फिनॉल का आखिर क्या उपयोग है। हमने फिनॉल के इतने सारे रासायनिक गुण पढ़ डाले और यूज ही कोई नहीं है। तो पहला मैं यूज पढ़ूंगा फिनॉल का। तो बेटा फिनॉल आप घरों में भी जानते हो, ये कीटाणुनाशक होता है। तो मैं इसको लिखूंगा सबसे पहले कीटाणुनाशक, और विसंक्रामी के रूप में, और विसंक्रामी के रूप। अब ये शायद नया शब्द आ गया, विसंक्रामी। विसंक्रामी का मतलब है संक्रमण रोधी। ये किसी भी प्रकार का इंफेक्शन नहीं फैलने देता है निर्जीव वस्तुओं के थ्रू। आपने क्या किया? फिनॉल से फर्श को साफ कर दिया, तो ये फर्श में जितने बैक्टीरिया उनके द्वारा फैलने वाले संक्रमण को क्या करता है? रोकता है। तो फिनॉल कीटाणुनाशी भी है और संक्रमण रोधी भी है। अभी मैं फिनॉल की और बात करूंगा तो बेटा आपने एक रासायनिक गुण पर रखा है फिनॉल का, जिसमें से पिक्रिक एसिड का निर्माण हुआ था। और मैंने ये बताया भी था पिक्रिक एसिड एक प्रकार का क्या है? विस्फोटक। मैंने यहां लिखा था इस साइड पे पिक्रिक एसिड विस्फोटक होता है। तो मैं दूसरा नंबर लिखूंगा पिक्रिक अम्ल
के निर्माण में जो कि कैसा पदार्थ है, विस्फोटक है या विस्फोटक पदार्थ है। वैसे भी रसायन विज्ञान पढ़ने वाला हर स्टूडेंट सोचता है कभी न कभी कोई विस्फोटक पदार्थ मिल जाए। तो पिक्रिक एसिड एक ऐसा पदार्थ है जो कि विस्फोटक भी रहता है। मैं अगर थर्ड नंबर पे चलूं, तीसरा रासायनिक गुण, तो फिनॉल का प्रयोग बेटा स्याही के संरक्षण में भी किया जाता है। स्याही के संरक्षण में, स्याही का संरक्षण क्या है कि ये बेटा इंक को, स्याही को खराब नहीं होने देता। कोई भी इंक है, आप देखते हो कि कुछ समय पहले आपने घोला, इंक बनाई, इंक को कुछ समय तक रखा रहने दिया, क्या हुआ, इंक का जो मुख्य पार्ट था वो बर्तन की तली पर जम गया आके, और ऊपर तकरीबन पानी जैसा पदार्थ बचा। मतलब जो इंक था पूरा होमोजीनियस था, वो हेट्रोजीनियस हो गया है, वो बेकार होने लगा है। तो इंक को खराब नहीं होने देगा कौन, फिनॉल। उसको खराब होने से क्या कर लेता है, बचा लेता है। अगला और लिखेंगे रंजक। रंजक के ये रंजक क्या होता है? रंजक का मतलब होता है कलर, रंग, रंगों के निर्माण में भी करता है। जैसे अपने यहाँ एक रंजक आता है जिसको, रंजक को अंग्रेजी में डाई भी कहते हैं। बालों में लगाते हैं, कलर नहीं लगाते हैं बालों में, तो कहते हैं डाई लगा लेता है, कलर बनाने के काम आता है इसका। मैं फिनॉल पे चलता हूं, एक और चीज लिखते हैं, 0.2% विलयन पूर्तिरोधी का कार्य करता है। पूर्तिरोधी का कार्य, अब ये पूर्तिरोधी क्या है बेटा, इसको अंग्रेजी में जानते हो एंटीसेप्टिक के नाम से। कहते हैं एंटीसेप्टिक साबुन ले आओ, डेटॉल सोप ले आओ, उसमें लिखा हुआ एंटीसेप्टिक सोप। तो बेटा 0.2% सॉल्यूशन जो होता है ये एक प्रकार का एंटीसेप्टिक भी होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब समझ गए ना इसको, बॉडी में एक किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया के इफेक्ट को क्या कर देता है, रोकता है। तो ये 5th नंबर है बेटा। इतने यूज है फिनॉल के। तो बेटा हम लोगों का फिनॉल जो था वो इतना ही था, हम लोगों ने इसको पढ़ा। अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो पढ़ेंगे इस बात को कि ईथर क्या है, कितने प्रकार का होता है, और हमारे कोर्स में जो डाई एथिल ईथर है उसको भी पढ़ेंगे। तो बेटा आज इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे।